अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बहनों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं अपना थोड़ा सा तारुफ रख देती हूँ। मेरा नाम शहज़ादी ख्वाजा है। मेरा ताल्लुक मेडोवेल यूनिट टोरंटो से है। मेरी इकना सिस्टर टोरंटो की सोशल सर्विसेज इंचार्ज के तौर पर जिम्मेदारी है और टोरंटो सिस्टर शूरा की मेंबर भी हूँ। प्यारी बहनों, अपने पिछले प्रोग्राम्स की तरह इस मरतबा भी बिइज़्निल्लाह हमने एक और मुफीद प्रोग्राम आपके लिए तरतीब दिया है, जिसका मौजू है ओवरकम लोनलीनेस, यानी कि तन्हाई पर काबू पाना। प्यारी बहनों, मौजू से मुतालिक मैं यही कहूंगी कि तन्हाई वो एहसास है कि जब दिल में खालीपन, उदासी या किसी चीज की शिद्दत से कमी महसूस होना शुरू हो जाए तो इंसान अपने आप को तन्हा महसूस करता है। ये जरूरी नहीं है कि हम अकेले हों, कभी कभी हम दूसरों के दरमियान होते हुए भी दिल से खुद को अकेला महसूस करते हैं और बाज़ औक़ात ये एहसास इतना बढ़ जाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर होने लगती है। आज के इस प्रोग्राम में हम अकेलेपन के एहसास को जानेंगे, खुद की देखभाल की अहमियत को समझेंगे और जरूरत पड़ने पर किससे बात करनी चाहिए ये भी जानेंगे, ताकि हम हर लिहाज से एक मुतवाज़िन और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। आइए अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कलाम पाक की तिलावत और तर्जुमे से करते हैं, जिसके लिए मैं दावत देती हूँ गुलनाज बाजवा बहन को, जो ओकविल चैप्टर की सोशल सर्विसेज की इंचार्ज हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबके सामने सूरत हदीद की आयत रखूंगी 1 to 6 इंशाअल्लाह और उसका तर्जुमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युह्यी व युमीत वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम हुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्दि वमा यख़रुजु मिन्हा वमा यंज़िलु मिनस समाइ वमा यअरुजु फ़ीहा वहुव मअकुम ऐनमा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर यूलिजुल लैला फिन्नहारि व यूलिजुन नहारा फिल लैल व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तर्जुमा। अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज ने जो जमीन और आसमानों में है, और वही जबरदस्त दाना है। जमीन और आसमानों की सल्तनत का मालिक वही है, वही जिंदगी बख्शता है और मौत देता है और हर चीज पर कुदरत रखता है। वही अव्वल भी है और आखिर भी और जाहिर भी है और मुख्फी भी, और वो हर चीज का इल्म रखता है।
वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। उसके इल्म में है जो कुछ जमीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है, और जो कुछ आसमानों पर उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है। वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो, जो काम भी तुम करते हो उसे वो देख रहा है। वही जमीन और आसमानों की बादशाहत का मालिक है, और तमाम मामलात फैसले के लिए उसी की तरफ रुजू किए जाते हैं। वही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है, और दिलों के छुपे हुए राज तक जानता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर। अब हम अपनी स्पीकर का तारुफ रखते हैं, डॉक्टर सैयदा ताहिरा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपनी कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारी बहनों के लिए निकाला। जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर ताहिरा का तारुफ रखते हैं। डॉक्टर ताहिरा क्लिनिकल साइकोलॉजी में PhD हैं और आप कैनेडियन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी और एसोसिएशन CCPA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA और साइकोलॉजिकल असिस्टेंट रिसोर्सेज PAR से भी वाबस्ता हैं। फैमिली काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और साइको डायग्नोसिस में डॉक्टर ताहिरा का 30 साल से ज्यादा का तजर्बा है। आप गुज़िश्ता 10 साल से इकना रिलीफ कनाडा में काउंसलिंग की खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। डॉक्टर ताहिरा मिसिसागा, स्कॉर्बरो और थॉर्नक्लिफ के इकना रिलीफ रिसोर्स सेंटर में फ्री इन पर्सन काउंसलिंग करती हैं। इसके अलावा आप इनसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए ईमेल शेयर करती हूँ। आपका ईमेल एड्रेस है counselingservices@icnareliefcanada.ca। डॉक्टर ताहिरा प्लीज प्रोग्राम का आगाज कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहिबा तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी हुई आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं किसी भी टॉपिक पर आपसे बात कर सकूं। बहरहाल ये टॉपिक जो कि इससे पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, और ये है कि आज आतिका सिस्टर ने जो है मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है लोनलीनेस के सिलसिले में। और पहले तो मैं आप लोगों से ये है कि सबको जो है वो खुशामदीद कि भाई उन्होंने मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया और ये अपॉर्चुनिटी दी। और दूसरा ये है कि इस सिलसिले में जो भी कुछ मैं कहने जा रही हूँ या बोलने जा रही हूँ, आपको ये है कि पहले तो मैं इस सिलसिले में एक्सप्लेन करूंगी कि क्या ये चीज़ है और ये किस तरह से हमारी सेहत पे, जिस्मानी, जहनी और माहौल पर असरअंदाज होती है। इसके बाद आपको ये भी मौका दिया जाएगा कि आप सवाल जवाब मुझसे कर सकते हैं। बहरहाल लोनलीनेस के मुतालिक मैं आपसे ये कहूँगी कि तन्हाई एक यानी ऐसी बीमारी इसको कह लें, ये हमारी खुद साख्ता होती है जिसको हम खुद इनवाइट करते हैं। और यह है कि ये फील करना कि जो लोग हमारे दरमियान हैं, जब भी हम तन्हा महसूस करें और जब लोग जो है वो नहीं है तब भी तन्हा महसूस करें, हम किसी महफिल में जाएं तो तन्हा महसूस करें, हम शादी की तकारीब में जाएं तो तन्हा महसूस करें, घर में बहन भाई, माँ बाप, बीवी, बच्चे और ये अपने बच्चों के दरमियान, अपने पोते नवासों के दरमियान भी बैठे हैं तो तन्हा महसूस करें। तो ये एक कंसिडरेबल बात है कि जिसमें आपको अपने लिए ये सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि ऐसा मुझे क्यों हो रहा है। ये इमोशनल एम्प्टीनेस भी है, डिस्कनेक्शन है एक तरह से कि आप कनेक्टेड नहीं होते अपने लोगों से। मिसाल के तौर पे कभी आप बहुत छोटी सी बात पे खुश हो जाया करते थे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, या कोई नहीं भी है तब भी जो है वो अपने आप को फ्रेश फील करते थे, मगर जब वो बच्चे, वो फैमिली मेंबर, चाहे वो शौहर हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, उसकी मौजूदगी में भी आप वो कनेक्शन फील नहीं करते कि हाँ मैं अपनी कौन सी ऐसी बात जो है वो फील करूँ, या अंदर से ऐसी कौन सी बात मुझे महसूस हो रही है जो मैं किसी को कह सकूं।
तो ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो हमको समझ लीजिए कि हम उसको कहें कि भाई ये बंदे जो है वो एक एज ग्रुप, खास एज ग्रुप जो है वो उसमें इन्वॉल्व है, उसको ये सब कुछ हो सकता है। तो ये है कि टीनेज को भी तन्हाई शिकार का प्रॉब्लम हो सकता है, एडल्ट्स को भी हो सकता है और एल्डर्स को भी हो सकता है। यानी कि जो बच्चे नौजवान हैं वो भी तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, जो बच्चे जो बड़े हैं उनको भी होता है, और जो एज के हो जाते हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप ये समझें कि फिक्स कर दी गई है कि इस एज ग्रुप के अंदर ये चीज पाई जाएगी। और यह है कि या फिर आप अकेले ही हैं तो आपको लग रहा है, मगर आप ये सोचिए कि लोगों के दरमियान होते हुए अपने आप को ये फील करना कि कोई मेरा नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जहां मैं अपने एहसासात को शेयर कर सकूं। और ये इस किस्म की कंप्लेंट्स जो हैं वो बहुत आती हैं। कभी तो यानी कि समझ लीजिए टीनेजर जो होते हैं वो भी मेरे पास ये कंप्लेंट्स आई हैं। एज अ काउंसलर जो है वो क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि अंदर से जो है खालीपन महसूस हो रहा है। वो अंदर से खालीपन कब और क्यों महसूस हो रहा है तो वो खुद नहीं जानते। ये मिथ्स भी होते हैं कि ये एक वीकनेस है, जो कि सही नहीं है, ये कमजोरी है आपकी, या कोई अंदर से आपको कोई बीमारी है तो ऐसा भी नहीं है, या कोई अकेला रहता है और तन्हाई महसूस करता है, वो भी नहीं है। अगर आप खामोश हैं और अपनी फीलिंग्स को जो है महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी नहीं है सही। और ये एक ऐसे, यानी कुछ लोग ये समझते हैं कि एज के साथ साथ ये सब हो रहा है तो फिर वो नौजवान क्यों तन्हाई का शिकार है। तो ये भी हमें देखना है। यहाँ पर बहुत सी टाइप्स ऑफ लोनलीनेस है, जैसे इमोशनल लोनलीनेस एंड सोशल लोनलीनेस। इमोशनल के हिसाब से अगर आप अपने आप को देखें तो आप अपने अंदर जो है खुशी का महसूस होना, किसी के गम में भी अगर आप गए हैं तो वहां उस गम से कनेक्ट होना वो महसूस नहीं हो रहा। लोगों के दरमियान है, जो कि सोशल लोनलीनेस कहलाती, लोगों के दरमियान मौजूद है, वहां पर भी आप अटैच फील नहीं कर रहे लोगों से। और जब कुछ लोग बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगते हैं, कुछ लोग एक तरफ चेयर रख के बैठ जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो मिलकर भी जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनकी बातों को शेयर नहीं, जो दूसरे शेयर करते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते और अपनी बातों को भी शेयर नहीं करते। तो ये भी ये तमाम पॉइंट्स हैं जो कि इमोशनल लोनलीनेस में आते हैं और सोशल लोनलीनेस में। सिचुएशनल लोनलीनेस में माइग्रेशन है, आप एक शहर से दूसरे शहर आ गए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क आ गए, या किसी एक जगह से दूसरी जगह चले गए। लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, वो दूसरी जगह चली जाती हैं। इवन लड़कों की शादियां हो जाती हैं तो वो दूसरी जगह मिलना जुलना इनका होता है, तो वहां पर भी उनको एक तन्हाई का, वो कनेक्टेड नहीं फील करते, उनको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उनको मजा नहीं आ रहा सिचुएशन में, वो अपनी जगह पे वापस जाना चाहते हैं। जब अपनी जगह पे भी आते हैं तो वो वहां से हैंग ऑन हो जाते हैं कि मैं वहां सही हूँ या यहाँ सही हूँ, और इसी कॉन्फ्लिक्ट में वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। रिटायरमेंट इज वन ऑफ द कॉज कि वहां पर आप एक लाइफ गुजार चुके होते हैं, एक काम में, मसरूफियत में, लोगों से मिलना जुलना, एक रूटीन लाइफ से हट करके जब आप रिटायर हो जाते हैं, अपने घर में कैद हो जाते हैं, तो वहां भी आपको तन्हाई महसूस होती है। दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल लोनलीनेस। क्रॉनिक लोनलीनेस इज लो मूड, जहां पर आपको ये एक लॉन्ग टर्म है, जो कि टीनेज से भी शुरू हो सकती है, या उससे पहले भी शुरू हो सकती है, या उसके बाद से भी शुरू हो सकती है, और वो कंसिस्टेंट रहे और आपके मूड पर इफेक्ट करे, और आपका मूड हमेशा लो रहे। आप बहुत अच्छी सिचुएशन में, जहां आपको एक स्पार्क शो करना चाहिए कि जैसे मैं बहुत खुश हूँ, दूसरों की खुशी में एक्सप्रेशन देना चाहिए, वहां भी अपने आप को लो फील कर रहे हो और वो एक्सप्रेशन ना दे सकें, तो इसका मकसद है कि वहां पर भी आप तन्हाई महसूस करते हैं, और ये एक लंबे टाइम के बाद ही महसूस होता है। एक पॉइंट ये कि किस तरह से ये लोनलीनेस आपके ब्रेन एंड बॉडी की हेल्थ पर इफेक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे जहन की
उस वो कैपेसिटी कि जहाँ हम क्रिएटिविटी के साथ बोलते हैं, जहाँ हम दूसरों के लिए उनके मिजाज के मुताबिक बात करते हैं, वो लोनलीनेस उस पर इफेक्ट होती है। हम किसी को वो कंपनी नहीं दे सकते उस दौरान जब वो लोनलीनेस का शिकार हो। इसी तरह से ब्रेन पे जो अफेक्ट करती है, तो वहाँ आप किसी को वो एंटरटेनमेंट नहीं दे सकते, उनको कंपनी नहीं दे सकते, उनसे उनके लेवल की बात नहीं कर सकते। जैसे बच्चा है, बच्चे की लेवल पे बात करना, आप इरिटेट हो जाते हैं। इवन खवातीन अपने बच्चों से इरिटेट हो जाती हैं, अपने हस्बैंड से इरिटेट हो जाती हैं, अपने बहन भाइयों से इरिटेट हो जाती हैं। तो वो क्या है? ये यही है कि एक अंदर एक खालीपन का एहसास, एक तन्हाई का एहसास। बॉडी पे तो इफेक्ट होता ही है, वो तो लाजिम है। उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी इन तमाम पॉइंट्स को। ये चीज भी देखी गई है कि जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर ये वल्नरेबिलिटी पाई जाती है कि रिटायरमेंट के बाद वो जो है वो अपने आप को बहुत फील करते हैं कि मैं एक ऐसे माहौल से अब ऐसी जगह आ गया हूँ या आ गई हूँ कि मेरा यानी कोई साथी नहीं है, मैं कहाँ एक्सप्रेस करूँ। लोग जोक्स बनाते हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट पे, और जो लोग आपसे अटैच्ड हैं उन आपको पता होता है कि कौन किस वक्त किससे कैसी बात की जाए। और जब आप उस सिचुएशन से अलग हो जाते हैं तो पूरा दिन जो आपके हाथ में होता है वहां पर आपको वो कमी महसूस होती है, और वहां आपको फील होता है कि हम तन्हा हैं। There are some signs and symptoms of loneliness like feeling sad or empty. जैसे कि मैंने पहले भी आपको तस्करा किया था कि अंदर से आपको ये महसूस होना कि मैं बिल्कुल खालीपन महसूस कर रही हूँ, और यह है कि अच्छा नहीं लग रहा है। लोग कोई अच्छा वेदर है तो उसमें एंजॉय कर रहे हैं, मगर आप एंजॉय नहीं करते। किसी तकरीबात में जाते हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप एंजॉय नहीं करते। तो आप ये सोचें कि देयर इज समथिंग, कुछ हो रहा है। ये साइंस हैं किसी चीज के, ये तन्हाई के साइन हैं जो मैं फील कर रही हूँ। लैक ऑफ मोटिवेशन, कोई काम करने का दिल ना करना, लोगों से मिलने को दिल ना करना, बच्चों पे तवज्जो देने का दिल ना करना, कुछ पढ़ाई करने का दिल ना करना, कुकिंग में दिल ना होना, और इवन आपके जो रोजमर्रा के रूटीन है उस पर भी तवज्जो आपकी अगर कम हो जाए और जो दिल नहीं चाहना हो वहां आप मोटिवेटेड नहीं है, तो वो भी एक तरह का सिम्टम है कि आप इस चीज का शिकार हो गई हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज में आप पहले थे, अब नहीं है। पहले बहुत खुश होते थे, बहुत लाइवली होते थे, लोग कहते भी थे कि भाई इनकी मौजूदगी से जो है वो बड़ी रौनक रहती है, ये बच्चे बहुत अच्छा बोलते हैं, ये बच्चे बहुत अच्छी बातें करते हैं, कोई लड़की के लिए कोई लड़के के लिए। और जब एकदम से ये विड्रॉइंग सिम्टम्स आ जाते हैं तो लगता है कि फिर दूसरे भी बात करते हैं और खुद भी महसूस होता है कि ये बच्ची खामोश क्यों है, ये डिटैच्ड क्यों है उस एनवायरनमेंट से जिसमें सब फन कर रहे हैं, जिसमें सब एंजॉय कर रहे हैं। तो वो तमाम चीजें जो है वो आपको जो है एहसास दिलाती हैं कि आप कहीं न कहीं जो है इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। एक मेन सिम्टम्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है डिफिकल्टी स्लीपिंग, नींद का ना आना। बहुत सारे सिम्टम्स हैं, इसके बहुत सारी वजूहात हैं कि नींद नहीं जिसकी बिना पर आती, मगर लोनलीनेस का जो पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्लीप के अंदर भी आपको ये, जब सोने के वक्त आप सोते हैं तो आप बहुत सारी चीजें फील करते हैं, आप सोचते हैं सारा दिन की एक्टिविटीज को, और जब वो आप कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं अपनी सारे दिन की एक्टिविटीज को, सोच ही नहीं पा रहे, और नींद लाने के लिए जो आपके ब्रेन को जो एक्टिविटी की जरूरत है वहां पर आप नहीं पहुंच पा रहे, तो नींद जरूर मुतासिर होती है। अब मैं कॉजेस की तरफ आऊंगी कि कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर लोनलीनेस का एहसास होता है। यहाँ कुछ मैंने लिखी हैं और कुछ जो है वो समझ लीजिए कि आपको मैं वैसे ही बताऊंगी जनरली, या लोग जो सवाल पूछेंगे तो उसमें भी जो है वो आ सकता है। अच्छा, रिटायरमेंट इज वन ऑफ द कॉज कि वहाँ तन्हाई का, जैसे मैं आपसे बार बार तस्करा कर चुकी हूँ इस बात को कि हाँ, इतने एक भरपूर जिंदगी, जैसे जनरली 60 to 65 की एज तक कोई बंदा या बंदी अपनी स्कूल की एक्टिविटीज, यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज, कॉलेज की एक्टिविटीज, देन जॉब की एक्टिविटीज के अंदर मसरूफ रहा और वो कंटिन्यूस इस एज तक चलता चला जाए, तो और उसके बाद ये चीजें स्टॉप हो जाएं
तो फिर जो है आपको फील होता है कि हाँ नाउ आई एम अलोन। तो वो लोनलीनेस फील होना ये आपको जो है समझ ले कि रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये हो जाए। मगर मेन चीज आप ये देखिए कि रिटायरमेंट के बाद इसको ओवरकम कैसे करना, वो नेक्स्ट पर मैं आपको बात करूंगी। डेथ ऑफ स्पाउस, किसी के स्पाउस की डेथ हो गई है, चाहे वो बीवी हो चाहे शौहर हो, उसकी गैर मौजूदगी एक लंबा सा जिंदगी का उसके अंदर भी जो है वो महसूस होता है। और यहाँ मैं सिर्फ डेथ के ऊपर भी फोकस नहीं करूंगी, कभी ये भी होता है कि लॉन्ग टर्म डिजीज जो होती हैं वो भी मुतासिर करती हैं किसी भी स्पाउस को। कि अब ये है कि हस्बैंड है या वाइफ है, दोनों में से कोई अगर कोई लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीज में मुब्तला है, ज्यादा बात नहीं कर रहा, ज्यादा शेयरिंग नहीं कर रहा उसके अपने पेन की वजह से, तो वो भी एक महसूस होता है कि आपके लिए कोई बंदा ऐसा या बंदी मौजूद नहीं है जिससे आप अपनी शेयरिंग करें। लॉस ऑफ फैमिली एंड आप ये देखिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि माइग्रेशन में ये नहीं कहूंगी कि इस तरह की हो कि कुछ बच्चों की शादियां हो जाती हैं, ठीक है, और पेरेंट्स जो हैं वो अलग रह जाते हैं, माँ अलग रह जाती है या बाप अलग रह जाता है या बहन अलग रह जाती है, या कोई जो है शादी करने के बाद जो है अपनी फैमिली को जो है महसूस करती है कि भाई हाँ मेरी तो लाजिम है सारी बातचीत, मेरी शेयरिंग तो उन्हीं लोगों से देखना है माहौल में आकर के, और उसमें जो है एडजस्ट होना वो थोड़ा लंबा काम होता है। कुछ लोग जो है वो जल्दी हो जाते हैं जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है, और जो नहीं होते वो भी एक नॉर्मल प्रोसीजर है, बट वो फील करना कि यहाँ मैं डिस्कनेक्ट फील कर रही हूँ या मैं अटैच नहीं हो रही हूँ, तो वहां भी तन्हाई शुरू हो जाती है। कोई ख्याल रखने वाला ना हो आपका, आप एक बेटी आपका बहुत ख्याल रख रही है, एक बेटा आपका बहुत ख्याल रख रहा है और वो मौजूद नहीं है, तो उसमें भी आपको तन्हाई का एहसास होता है। मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द कॉज एज वेल, के उसमें आप कहीं जाना आना, आपको ड्राइविंग का इशू हो जाता है, किसी और के से मिलने का इशू हो जाता है, जहां आप डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के कि वो मुझे ले करके जाएगा या मैं खुद से नहीं जा सकती, तो वहां भी आप अपने आप को तन्हा महसूस कर सकते हैं। ये भी वन ऑफ द कॉज है। क्रॉनिक इलनेस मैंने जैसे आपको तस्करा किया। सेंसरी इम्पेयरमेंट व्हेन यू आर नॉट एबल टू लाइक हियर प्रॉपरली, और उसमें आप सुन नहीं सकते सही से और देर से बात सुनाई देती है, या विजन जो है वो इतना क्लियर नहीं होता, तो वो उसमें आपको दूसरों की डिपेंडेंसी महसूस होती है। तो वहाँ भी आप फिर जो है अंदर से इरिटेशन भी फील करते हैं, समटाइम्स सैड भी फील करते हैं कि मैं यहाँ पर दूसरों की डिपेंडेंट हूँ और लोनली हूँ। सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी यहाँ पर बहुत हमारे पास मौजूद हैं। लिविंग अलोन, कुछ लोग सिंगल रह रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो रहना पसंद करते हैं, उनकी फैमिली होती है इसके बावजूद भी वो रह रहे होते हैं, और कुछ लोगों की फैमिली उनके साथ रहना पसंद नहीं करती। ये दोनों सिचुएशन में जो है वो तन्हाई जो है बहुत ज्यादा अटैक करती है। लो इनकम का भी इफेक्ट होता है, और वो इस तरह से कि फिर आप जो है एक क्लास बना लेते हैं कि मैं यहाँ जा सकती हूँ, इन लोगों से मिल सकती हूँ और दूसरे लोगों से मिल नहीं सकती। तो ये चीजें जो है आपको बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, और एक स्टेटस के लोगों से मिलना जो है वो आपके दिमाग में हर वक्त ये चलता रहता है कि वहाँ अगर हम गए तो लोग हमें इस तरह से देखेंगे कि भाई ये तो हमारे स्टेटस की नहीं है, या लोग नहीं कह रहे हैं तो खुद अपनी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, तो वहां पर भी आप तन्हाई का शिकार होते हैं। जियोग्राफिक आइसोलेशन, लाइक आप एक घर से दूसरे घर गए, एक शहर से दूसरे शहर गए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क गए, तो उसमें भी तन्हाई का एहसास होता है, जहां पर अपना कल्चर, अपनी चीजों को इंसान छोड़कर आता है, और वहां पर दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट करना, दूसरे चेहरे देखना और उनके साथ मिक्सअप होकर के अपनी बात करना और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना एक डिफिकल्ट स्टेप है। उस स्टेप को ओवरकम करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, जहां पर आप शुरू में तन्हाई का शिकार होते हैं। कुछ लोग इसको जो है काबू पा लेते हैं और कुछ लोग उसी में रह जाते हैं।
इसी तरह से कहीं जहाँ सोशल सपोर्ट की हमें ज़रूरत होती है, अगर कोई हमें ना मिले, कहीं हम जा रहे हैं, हमें ये वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वहाँ पर मेरी फलां फ्रेंड होगी या फलां रिश्तेदार होगी या वहाँ बेटी आएगी या बेटा आएगा या कज़न आएगी या कोई भी आएगी, और अगर कोई चीज़ ऐसी ना मिले तब भी आपको ये महसूस होता है कि हाँ आई एम अलोन, जबकि आप 100 की गैदरिंग में मौजूद होते हैं। Psychological and emotional factors are also important in this discussion. और यह है कि सबसे पहले तो ये महसूस करना कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ। ये टीनेजर्स में भी देखा गया है, ये जो मैरिड वुमेन हैं उनमें भी बहुत देखा गया है, और जो सीनियर्स हैं उनमें भी देखा गया, नहीं अडल्ट, सीनियर्स एंड टीनेजर्स, ये सब में ये कंप्लेंट्स आती हैं कि आई डोंट हैव एनी पर्पस ऑफ माय लाइफ। तो ये चीज का जो ये फैक्टर, इसका महसूस होना जो है वो बहुत बड़ा है। और इसमें हम ये कहें कि हम यहाँ पे हम कोई मकसद क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये हमारी फीलिंग्स हैं। जो बंदा या बंदी या जो बच्ची या कोई खातून या कोई सीनियर अगर ये महसूस करे कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और वो तलाश भी नहीं कर पा रही है, और इतने मकासद सामने होते हुए भी उसको महसूस नहीं हो रहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, वो समझ लें वो अंदर से तन्हाई का ही शिकार होती है। नफ्सियाती तौर पर उनके ऊपर एक दबाव महसूस हो रहा होता है कि आई एम अलोन, और इमोशनली वो अपने आप से भी डिटैच्ड है और दूसरों से भी। ये इफेक्ट होते होते फिर जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं खवातीन, लड़कियां भी हो जाती हैं और सीनियर्स भी हो जाते हैं। और उसमें यह है कि आप लो फील करते हैं, डाइट आपकी कम हो जाती है, आपको यानी आप टीवी के प्रोग्राम जो पहले बहुत शौक से देखा करते थे उसमें आपको जो है एंजॉयमेंट फील नहीं हो रहा होता, और आप जो है एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। और डिप्रेशन की वो कैफियत होती है कि एक कमरे में बंद होने को या एक जगह पर बैठने को ही दिल करता है। कुछ बच्चों में, खास तौर पे टीनेजर में मैं कहूंगी कि एंजाइटी की कंप्लेंट ज्यादा होती हैं, और ये टीनेजिंग से पहले भी शुरू हो जाती है। और ये समझ लीजिए ग्रेड 6-7 की बच्चियों में भी मैंने ये देखा है, और यानी समझ लीजिए कि जो उनसे बड़ी एडल्ट हैं उनको भी, उनमें भी देखा है कि एंजाइटी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी लाइफ में। क्या वजह है, एंजाइटी क्यों है, इतनी परेशानी आपको हर बात में क्यों महसूस हो रही है, तो वो फैक्टर क्या है, वो लोनलीनेस है। वहाँ ये है कि जहाँ पर आप सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मैं ही सब कुछ करूंगी, मैं ही देखूंगी, मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। कहीं स्टडी पे ये अफेक्ट करता है, तो कहीं एनवायरनमेंट पे अफेक्ट करता है, तो कहीं परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करता है, कहीं जॉब पे भी अफेक्ट करता है। और एंजाइटी में जो है वो आप ये समझ लीजिए कि जो आप बोलना चाहते हैं वो बोल भी नहीं पा रहे होते, और ये कॉन्फिडेंस लूज कर देती है आपकी कि आपके बोलने का अमल, एक्सप्रेशन का अमल, आपके उनसे कनेक्ट होने का अमल रुक जाता है। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस होने लगता है कि शायद मैं दूसरों पर बर्डन हूँ, शायद लोग जो हैं वो, चाहे मेरे माँ बाप हों, चाहे मेरे बहन भाई हों, चाहे मेरा शौहर हो, मेरे बच्चे हों, वो जो है मैं उन पर बर्डन हूँ, वो मुझे जो है पसंद नहीं कर रहे। तो वो एक खौफ बनता चला जाता है अंदर से। ये खौफ का यानी कि कायम होना, एंजाइटी का होना, डिप्रेशन का होना, और ये तमाम फीलिंग्स का सब का कॉम्प्लेक्स अगर हो जाए तो फिर ऑटोमेटिक प्रोसीजर ये है कि कॉग्निटिव डिक्लाइन शुरू हो जाता है, जहां पर आप सोचते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है, कंप्रीहेंशन में इशू हो जाता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, और वहां आप तन्हा महसूस करते 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 फिर अपनी ही दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं। स्पिरिचुअल फैक्टर्स भी हैं जहां पर आप अंदर से जो है वो इनर सेल्फ से जो है डिस्कनेक्शन फील करते हैं।
फिर आपका दिल नहीं चाहता कि जैसे हम मुसलमान हैं, कहीं कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम अंदर से नहीं है या बाहर से नहीं है या उनको कलमा नहीं आता या वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो वीक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, यानी उनका दिल नहीं चाहता कि वो नमाज भी पढ़े, उनका दिल नहीं चाहता कि वो एक तरफ कोई अच्छी बात हो रही हो या फिर अल्लाह के कोई अहकामात सुन रहे हो या कोई हदीस है, कोई डिटेल है, वो कहीं भी फोकस नहीं कर पाते। और कोई ऐसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी हो, वहां पर भी मौजूद होते हुए भी एक बिलोंगिंगनेस का एहसास होना सबसे बड़ी जो है वो कॉज है लोनलीनेस का। आपको महसूस नहीं होता कि आप कनेक्टेड हैं, यहाँ लोग बोल रहे हैं, आप इसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे अपने अंदर। तो यहाँ पर यही है कि आप उसका जो पर्पस है, उसकी जो मीनिंग्स हैं, वो आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप सोच ही नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। वन ऑफ द मेजर कॉज यहाँ पर, जैसे हम सब कनाडा में रह रहे हैं और दूसरे भी जो ममालिक हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का जो एक डायग्नोसिस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज लाइक कंसिडरेबल थिंग फॉर अस। ये सनलाइट का कम होना या ना होना वन ऑफ द मेजर कॉज, विटामिन डी का ना होना वो भी, यानी कि हमारे अंदर डिप्रेशन और तन्हाई का जो है वो फैक्टर लेकर आता है। इसमें स्लीप पैटर्न भी हमारा मुतासिर होता है और उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी जो है मुतासिर होती है कि हम कब काम शुरू करते हैं। शाम के 5 बजे अंधेरा हो रहा है मगर हमारे वर्किंग आवर्स चल रहे हैं, मगर हमारी एक्टिविटी उस लेवल की नहीं है जो हम सनलाइट में करते हैं। नींद का भी इफेक्टेड होना कि जब हम रात में सोते हैं तो अब वो रात जल्दी हो रही है तो कब सोना है, यानी कि आप अपनी जो है वो घड़ी देख करके सो रहे हैं कि 9 बज रहे हैं तो अब सोना है, अंधेरा हो रहा है तो जब नहीं सोना। तो यहाँ पर भी जो है आप या अपने अंदर जो है वो कनेक्शन फील नहीं कर रहे होते हैं। Now, most important thing is that why it is important to address loneliness. It can affect mood and motivation, like कि आप ये देखें कि आपके मूड पर और आपकी मोटिवेशन, आपका हंसना बोलना, इसका इजहार करना, एक्सप्रेशन देना और आपके काम करने की, आपके कोई भी जरूरी नहीं है कि वो आप जॉब पर करें काम वही है जो सुबह से उठ करके आप अपने लिए भी करते हैं, अपने फैमिली के लिए भी करते हैं और आने वालों के लिए भी करते हैं, कहीं जाते भी करते हैं। तो वो उसके लिए मोटिवेट होना कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये अच्छे से बनाना है, आज मुझे फला जगह जाना है तो मुझे ये कपड़े पहनने हैं, तो उसका डीमोटिवेशन होना। और फिर जब मूड ही अच्छा नहीं है आपका तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली लो हो जाती है और ये इफेक्ट करती है आपकी जहनी सेहत पर, आपकी इमोशनल हेल्थ पर, कि आप उस काबिल नहीं रहते कि आप यानी डेली लाइफ सिचुएशन में अपने आप को जो है बहुत ही ज्यादा नहीं सही मगर एक मीडियम लेवल पर जो है अपनी परफॉर्मेंस को कर सकें, चाहे वो बच्चों की देखभाल हो, चाहे वो घर की देखभाल हो, चाहे वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आपके स्कूल पर, आपके कॉलेज पर, जो भी आपकी स्टडीज में पढ़ रहे हैं, मैं बच्चों के लिए खास तौर पे कहूंगी, उनकी स्टडीज बहुत इफेक्टेड होती है। वो बच्चे जो कि ए ग्रेडर्स होते हैं, उनकी एकदम से ग्रेड जो है वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। उनके रिलेशनशिप जो इनकी अपनी फ्रेंड्स से होते हैं वो भी डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से बड़ों का भी होता है कि वो रिलेशनशिप बनाने में उनको डिफिकल्टी होती है। कुछ टीनेजर की ये कंप्लेंट्स होती हैं कि they are finding difficulty in to find the friends. तो like फ्रेंड्स बनाना हम सोचते हैं कि कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर उन बच्चों को मुश्किल लगता है। कैसे मैं जाऊं, कैसे मैं बात करूं, वहां फिर एकदम से फील होता है कि हाँ अब यह है कि अगर ये चीज नहीं हो रही तो आई एम अलोन, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। अब यह है कि यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको बात बताऊं कि एक बच्ची जो स्कूल गई है या कॉलेज गई है, यहाँ पर ग्रेड 4, 5, 6 तो बहुत आगे हैं,
इससे पहले के ग्रेड्स में जो है बच्चे अकेले अकेले आपको जो है ग्राउंड में घूमते हुए दिखेंगे, उनको भी महसूस हो रहा होता है कि कोई है नहीं, और कुछ लोग जो है एक दूसरे के हाथ पर, चूंकि कुछ बुलिंग का शिकार होते हैं, कुछ लोग जो है वो नए आते हैं तो वो कनेक्ट नहीं होते हैं, कुछ लोगों को यह है कि लोग पसंद नहीं करते, कुछ लोगों से यह है कि वो खुद पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर जो ये तन्हाई का महसूस होना उसी दिन से शुरू हो जाता है जहां पर अपने अंदर ये फीलिंग्स आप डेवलप करते हैं, और ये चीज जो है हमारी इमोशनल हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट करती है। हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, छोटे छोटे से काम है, हर वो काम जो हम बहुत अच्छा सा कर सकते हैं विद मिनिमम लेवल ऑफ एफर्ट वो कर सकते हैं मगर नहीं कर पाते, और एंजाइटी बढ़ जाती है कि जब मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, उसने जो है वो अच्छा कर लिया है, मैं नहीं अच्छा कर सकती, वो मुझसे बहुत बेहतर जा रही है। फिर एक आप नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न आपके अंदर आ जाता है कि बिकॉज मैं कैपेबल नहीं हूँ उस काम के लिए, वो बड़ी स्मार्ट है, वो बहुत अच्छा कर रही हैं, मैं अच्छा नहीं कर पाती, वो काबिल हैं, उनके अंदर ये सारी सलाहियतें हैं, वो मुझ में नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमारे लोनलीनेस को जगा देते हैं। जब इतनी नेगेटिव थिंकिंग हम अपने लिए करेंगे और जब ये पैटर्न बनता चला जाएगा तो हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं दूसरों से, हम अपने इमोशंस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जहां पर ये भी फीलिंग्स स्टार्ट हो जाएं कि लोग हमारी मौजूदगी पसंद नहीं करते, हम अनवांटेड हैं, हम अनइम्पोर्टेंट हैं, तो ये चीजें जो है वो आपको अंदर से तन्हाई की तरफ ले जाती हैं, और वहां पर ये फीलिंग्स का डेवलप होना कि हम अनइम्पोर्टेंट हैं, आपका सेल्फ स्टीम, आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता चला जाता है, और वहां पर आप बहुत अच्छे स्मार्ट, अल्लाह ताला ने तमाम सलाहियतें दी हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग्स आप उससे कोप अप नहीं कर पाते और आप समझते हैं कि मैं सबसे कम हूं। और फिर यहाँ पर ही एक बहुत ही अजीब सा एक सिचुएशन बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, सब में मैंने ये देखी जो कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि उनको दूसरों पर ट्रस्ट नहीं आता कि वो लोग जो कुछ कह रहे हैं वो सही है या उनके ऊपर फिट है। वो कहते हैं नहीं, वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, कोई मेरे लिए नहीं सोच रहा, कोई यानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मुझे बता रहा, जो मैं सुनना चाहती हूँ वो मैं सुन नहीं रही, जो मैं कह रही हूँ वो सही है चाहे वो गलती हो। तो यहाँ ट्रस्ट लेवल का जो है वो खत्म होना इट्स रियली वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जिंदगी के बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जहाँ पर आपको दूसरों पर ट्रस्ट करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी वहां पर भी आप ये लूज कर जाते हैं और फिर लोगों से कनेक्शन आपका खत्म होता है, देन यू फील लोनलीनेस। फिजिकल इम्पैक्ट में आपका ब्लड प्रेशर का हाई होना बिकॉज ऑफ एंजाइटी एंड बिकॉज ऑफ लाइक आप समझें कि स्ट्रेस का होना और छोटी छोटी बातों पे ये सोचना कि भाई अब ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं इस काबिल नहीं हूँ या मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, और जब वो अचीवमेंट्स नहीं होती, आप दूसरों से पीछे रह जाते हैं, तो एक फिजिकल चेंजेस स्लोली एंड ग्रेजुअली आती जाती हैं और आप बहुत ज़्यादा जो है थकन का भी एहसास होता है, लो एनर्जी हो जाती है और आप बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करते कि मैं कैसे करूं ये काम, मैं किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ूं, और बस एक तरफ से बस थकावट का एहसास होना जो कि डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जाता है और आप एक तरफ होकर के बैठ जाते हैं। इसी कंटिन्यूएशन में आपका इम्यून सिस्टम जो है वो भी वीक होता चला जाता है, जहाँ पर जो कि हार्ट पे भी इफेक्ट कर सकता है, जिससे आपकी ये चीज जो है जब ब्लड प्रेशर हाई होती है तो आपका डायबिटीज भी बढ़ सकती है, बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो आपके आ सकते हैं। वन ऑफ द मेजर जो आपको फिजिकल इम्पैक्ट में आपको बताऊं जो कि आपके साइकोलॉजिकल प्रोसेस में भी आता है कि आपको मेमोरी और कंसंट्रेशन का इशू भी हो जाता है, उसमें भी कोई एज का नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बात वाजे कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि सीनियर लोगों का ही मेमोरी का प्रॉब्लम हो या कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो। ये प्रॉब्लम की कंप्लेंट्स मेरे पास टीनेजर्स से भी आती हैं, नौजवान लड़कियों से भी आती हैं, लड़कों से भी आती हैं, और उससे बड़ी एज की भी और उससे बड़ी एज की भी, यानी सीनियर तक ये बात पहुंचती है। तो मेमोरी का ना होना या कम होना और कंसंट्रेशन नहीं होना, जब आप फोकस ही नहीं कर रहे किसी चीज पर तो मेमोरी किस तरह से आपकी बिल्डअप होती है या किस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप
जब अपने ही दिमागी ख्यालात के अंदर हैं कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे अंदर एतमाद ही नहीं है, तो वो एतमाद का ना होना, सेल्फ एस्टीम का ना होना, तो यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टास्क। आपकी मेमोरी जो है उसी वक्त ही सही प्रॉपर वर्क करेगी व्हेन यू आर फोकस्ड। तो यहाँ पर जो है ये तमाम चीजें जब मौजूद होती हैं तो जहाँ पर डिप्रेशन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि हर एज लेवल में पाया जाता है। यहाँ तक तो जितने साइन एंड सिम्टम्स एंड कॉजेज हैं, जो भी चीजें थी वो मैंने आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन की हैं, मगर हम उन चीजों की तरफ आएंगे कि जहाँ इन चीजों से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, जो कि हमारे ही इख्तियार में है। पहले तो यह मैक्सिमाइज नेचुरल लाइट। लोग देर से उठते हैं और फिर जब वो है कि सूरज का एक सनलाइट का जो कुदरत का जो निज़ाम है वो कि सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, तो वो हम एक अच्छा टाइम जो मॉर्निंग का है उसको हम लूज कर जाते हैं। तो नेचुरल लाइट को ज्यादा से ज्यादा अवेल करें, अपना रूटीन इस्टेब्लिश करें। सुबह का वक्त सुबह हो मीन्स मॉर्निंग फजर। कुछ लोगों की सुबह दोपहर 12-1 बजे भी होती है, कुछ लोगों की सुबह जो है 3 बजे भी होती है। तो ये एस्टेब्लिश ऑफ रूटीन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हमारा ब्रेन जो है इसको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और कुदरत के निज़ाम के साथ आपने जेट लैग का वर्ड सुना होगा कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं और जहाँ पर टाइमिंग्स का जो प्रॉब्लम होता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। आप ये सोचिए कि हम सेम कंट्री में रहते हुए जबकि नेचुरल लाइट मौजूद है उसी से ही हम फायदा नहीं उठा रहे, और फिर वो रूटीन भी हम अपना एस्टेब्लिश नहीं कर रहे कि मॉर्निंग में हमें ये काम करने हैं, आफ्टरनून में ये करने हैं, और इसके बाद जो है हमारी जॉब का ये काम है, हमारी यूनिवर्सिटी का ये काम है, जो भी काम है आपके उसका एक रूटीन एस्टेब्लिश होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर फिजिकली एक्टिव। फिजिकली एक्टिव आप एक्सरसाइज करके भी कर सकते हैं, अपने घर को काम को खुद करके भी कर सकते हैं। कुछ लोग एक जगह बैठे बैठे ही अपने जो बच्चे हैं या दूसरे लोग हैं उनसे ही काम करवाते हैं, कुछ लोग जो है वो स्लो काम करते हैं, कुछ लोग जो है एक्टिवली करते हैं। तो फिजिकली एक्टिव होना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि उसमें भी हमारी केमिकल चेंजेस आती हैं, जिससे आप तन्हाई का शिकार नहीं हो सकते, डिप्रेशन की तरफ नहीं जा सकते। तो बी एक्टिव। जब उठें बिल्कुल फ्रेश होके उठें और अपने मकासद को सामने रखते हुए अपनी एक्टिविटीज को शुरू करें। ज्यादा लंबी नहीं, कुछ 5-10 मिनट 15 मिनट की वॉक करें, फ्रेश एयर लें, प्रॉपर ऑक्सीजन लें, उससे भी जो है वो फर्क पड़ता है। हाँ, सबसे मेन चीज सोशल कनेक्शन, उसको प्रायोरिटाइज करें कि मुझे आज इससे मिलना है, उससे बात करनी है, आज उसकी तबीयत सही नहीं है तो मैं पूछ कर आऊं, या फिर काफी दिन हो गए फला की मैंने खबर नहीं सुनी तो मैं उसकी भी खैर खैरियत पता करूं। तो ये सारी चीजें जो हैं इस तन्हाई को खत्म करती हैं, क्योंकि आप बिजी हो जाते हैं उस एक्टिविटी में कि जो दूसरों के लिए भी है और आपके अपने लिए भी है। डाइट भी इम्पोर्टेंट है। आप अपने लिए यह है कि खुद से अच्छे खाने भी बनाएं, दूसरों के लिए भी बनाएं, और बैलेंस डाइट को लेते रहें, तो फिर वो भी आपको अपने अंदर से हेल्दी फील कराती है। दूसरों से कनेक्शन कैसे बनाना, ये अभी मैंने पहले ही तस्करा किया था कि जो टीनेजर होते हैं, ग्रेड 3-4 के ही बच्चे होते हैं, कुछ 6-7 के बच्चे जो हैं वो एक खास ग्रुप होता है कि जिसमें जहाँ पर बच्चे जो है वो टीनेजर में एंटर होते हैं, तो वहाँ जो है ये कनेक्शन को बिल्ड करना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। और उन बच्चों के लिए जो कि वो सोचते हैं कि पता नहीं वो मुझे पसंद करेगी या नहीं करेगी, या वो मैं उससे बात करूं तो क्या होगा, या फिर उसका नेगेटिव रिएक्शन हो कोई फ्रेंड का या क्लासमेट का, कि जिससे आपको महसूस हो कि भाई यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बन सकता या ये मेरी दोस्त नहीं बन सकती। मगर ये मैं उन टीनेजर से भी कहूंगी या फिर उनके एडल्ट से भी कहूंगी या उन सीनियर पीपल से भी कहूंगी कि अपने लोगों को खुद रीच आउट करें, क्लासमेट्स को भी खुद रीच आउट करें, उनके अपने लेवल से ही बात ना करें, दूसरे के लेवल से भी बात करें,
वो क्या चाहते हैं सुनना। समटाइम्स ये कि हम सिर्फ अपनी ही बात को बोल रहे होते हैं, अपनी ही चीजों को बयान कर रहे होते हैं, और सामने वाला क्या चाहता है वो हमने सुना ही नहीं है। तो जब उनके एक्सप्रेशन को, उनकी फीलिंग्स को हमने नहीं सुना, तो हाउ कैन वी हेल्प देम। सोशल कनेक्शन जो है वो इसी तरह बनते हैं कि जहां आप कुछ गिव एंड टेक की बेस पर जो है मिल रहे होते हैं। कोई क्लब्स ज्वाइन करें, स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, ग्रुप एक्टिविटीज जैसे हमारे यहाँ होती हैं इस्लामिकली, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ये जो है इसको भी कंटिन्यू रखें। लोगों से बात करें, जैसे भी मैंने बात की कि सिमिलर इंटरेस्ट, यानी वो जो उनमें भी हो अपने में भी हो। ऐसा ना हो कि आप अपने ही इंटरेस्ट की बात करते हैं और सामने वाला इस चीजों को सुन के बोर हो जाए। और ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 लोग हों, 15 लोग हों, 20 लोग हों, नहीं, 2-4 लोगों में भी आप जो है बहुत अच्छे कनेक्शंस बना सकते हैं अपने मिजाज के लोगों से, सामने वाले के मिजाज से कनेक्ट करते हुए। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, टॉक टू समवन विद ट्रस्ट, लाइक यू नो कि अब जैसे एक दोस्त है, दुनिया में वैसे माँ बाप सबसे पहले होते हैं जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, अपनी चीजें बोलते हैं और इजहार करते हैं कि भाई आज मेरे साथ ये हुआ और मुझे ये प्रॉब्लम है। दूसरा आपका टीचर होता है और तीसरा आपका फ्रेंड होता है। ये 3 लोग जो ये रिलेशनशिप है, वो फ्रेंड जरूरी नहीं है कोई आउटसाइड हो, आपकी बहन भाई भी हो सकते हैं, आपके कजन भी हो सकते हैं, आपका हस्बैंड वाइफ भी। ये तमाम लोग जो है आपके फ्रेंड सर्कल में आते हैं। उन पे ट्रस्ट करते हुए हर वो बात जो कि आप हर एक से शेयर नहीं कर सकते, जब वहां शेयर करते हैं तो आप एक अपने अंदर हल्कापन महसूस करते हैं और आपको लगता है कि देयर इज समवन हु कैन हियर मी। तो ये वाली बात जो होती है वो आपको तन्हाई से बहुत जल्दी पीछे खत्म कर देती है। अच्छा, राइट ए जर्नल, आप कुछ लिखें भी। कुछ लोग जो है वो लिखते हैं अपनी एक्टिविटीज को, आज मैंने ये किया, मुझे ये बुरा लगा, मुझे ये अच्छा लगा, आज मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे ये मेरी ये अचीवमेंट्स हुई है, अब मुझे इस पर ये एक्टिविटी, आज मुझे ये प्लान बनाना है। तो ये सब लिखा जा सकता है। और जब ये लिख लें तो बिलीव मी और नॉट कि आप, ऐसा लगता है किसी से बात करके उठे हैं। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आप किस तरह से कोप कर सकते हैं। कुछ लोग आर्ट में बनाते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सुन लेते हैं, नातें सुन लेते हैं, तिलावत सुन लेते हैं, तो उसमें भी अच्छा महसूस करते हैं। कुछ एक्टिविटीज को क्रिएट करते हैं, तो वहां पर भी तन्हाई का एहसास जो है कम होने लगता है और कम होने के साथ साथ खत्म हो सकता है। अब यह है कि देखें, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हम महसूस कुछ लोग करते ही हैं डेफिनेटली, और कुछ लोग कम महसूस करते हैं, कुछ लोग ज्यादा। वो ये है कि एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, यानी आप किसी को हेल्प करने के लिए तैयार हैं, ये किसी को पता हो और किसी को आप समझ रहे हैं कि हाँ उसकी ये जरूरत है, मैं इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे हेल्प कर सकती हूँ। तो यहाँ भी आपकी एक्टिविटी बढ़ गई, आपने दूसरे के लिए कुछ अच्छा किया और दूसरा भी आपको समझ रहा है, वो आपके करीब आ रहा है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ। जब करने जाते हैं तो आप वो फीलिंग्स जो कि मैं कुछ नहीं हूँ वो खत्म हो जाती है, और यहाँ पर आप जो है एक लोगों के दरमियान जो है महसूस करते हैं। अपना आपका भी ख्याल करना है, नींद पूरी लेनी है, वक्त का ख्याल रखना है कि किस वक्त सोना है, किस वक्त उठना है। वही बात कि रात के 2 बजे स्लीपिंग पैटर्न शुरू हो तो आप सोच सकते हैं कि फिर क्या होता है, आप फिर लोगों से मिलने से जो है वो दूर रह जाते हैं। कुछ लोग जो है वो मॉर्निंग पर्सन होते हैं, और जो कि नेचुरल प्रोसेस यही है कि आपको मॉर्निंग से ही अपनी एक्टिविटीज शुरू करनी होती है। ईटिंग बैलेंस मील्स, खाना जो है नाश्ते के वक्त जो है जो ले सकती हैं, आपकी सेहत जिस बात की इजाजत देती है वो करें। अपने फिजिकली एक्टिव रहें, और सबसे अहम बात जो अगर कभी मौका बना तो मैं जरूर इसकी एक्सरसाइज आप लोगों को करवाऊंगी, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन। फजर का टाइम होता है और मगरिब का टाइम, ये 2 टाइम पे जब डीप ब्रीदिंग, डीप इनहेल एंड एक्सहेल की एक्सरसाइज की जाए तो आप यकीन नहीं कर सकते कि कितने आप एनर्जेटिक फील करते हैं। इस कदर आपको अंदर से एनर्जी फील होती है कि आप उसको, यानी सोचें सिर्फ 3 टाइम्स आपको ब्रीथ करना है,
उसी जानमाज पे बैठे हुए नमाज और दुआ और सब खत्म करने के बाद एक लंबा सांस इनहेल करें और फिर एक्सहेल करें। तो वो सारी और ये चीजें सोचते हुए कि जो मैंने एक्सहेल किया वो अपनी सारी परेशानियां बाहर निकाल के फेंकी, जितनी टॉक्सिक एनर्जी थी मैंने निकाल के फेंकी। फिर इसके बाद एक लंबा सांस अंदर की तरफ लिया तो आपने ये महसूस किया कि मैंने कुदरत की वो तमाम चीजें जो कि मेरे लिए बेहतरीन है उसको इनहेल किया। व्हेन आप जो है वो उसको अटैच्ड फील करते हैं उस सिचुएशन से, उस फीलिंग से, देन यू विल फील कि अब मैं कहाँ हूँ। अब यह है कि आपको मैं एक इम्पोर्टेंट टास्क जो बच्चियों के अंदर मैंने अक्सर फील किया है कि कॉन्फिडेंस फिर वो आगे जाके आगे की उम्र में भी उनके अंदर महसूस हो रहा होता है कि हम में कॉन्फिडेंस नहीं, हम ये कर नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी यही है कि बजाय इसके कि बहुत बड़ा गोल बनाएं जिसको आप पूरा करने के लिए थोड़ा सा जो है रिलक्टेंट भी हैं, कहीं आपके रिसोर्सेज नहीं है, तो आप एक छोटे छोटे से गोल्स बनाएं जो कि आपको अचीव करने में भी आसानी हो। और जब वो छोटे गोल अचीव हो जाते हैं तो फिर आप बड़े गोल की तरफ जाते हैं। तो आपसे वहां पर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको महसूस होता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मुझे ये आता है। मैं तो खामोखा ही सोच रही थी कि उन लोगों को आता है और मुझे नहीं आता। तो यहाँ पर जो है वो अपने ही एतमाद को बहाल करने के लिए आपको ये स्मॉल गोल्स जो है वो क्रिएट करने बनाने हैं अपनी लाइफ, अपनी एज और अपनी सिचुएशन के लिहाज से। नई एक्टिविटी को ट्राई करने की कोशिश करें और फिर जब कुछ कर लें तो फिर उसको सेलिब्रेट भी करें। और फिर अपने आप अपने से एक कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ओवरवर्क करते हैं, तो अपने आप से भी जो है वो काइंड होना पड़ता है कि नहीं मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती या मैं नहीं कर। ठीक है, हर इंसान की कैपेसिटी है, उसी हिसाब से वो करता है और कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप किसी एक काम में आपकी स्ट्रेंथ है तो दूसरे की दूसरे काम में है। जरूरी नहीं कि सारी स्ट्रेंथ आप में ही मौजूद हो और दूसरे में भी हो, हर एक का वीक पॉइंट भी होता है और इसको हमें एक्सेप्ट करना। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमें एतमाद की बहाली हो जाती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट काम के जैसे अब आप रिटायर हो गए या फिर आपके पास फॉर द टाइम बीइंग जॉब नहीं है या आपने एजुकेशन खत्म की है अभी जॉब नहीं मिल रही, तो वॉलंटियरशिप जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक अच्छा समझ लीजिए कि अमल है जिसमें आप लोगों की बगैर किसी मकसद के, यानी आप अचीव तो यही कर रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन, आपको पैसे नहीं मिल रहे, कोई चीज वहां पर सैलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर जिसको जरूरत है वॉलंटियर करना यानी उसकी हेल्प करना बगैर किसी मकसद के। तो ये भी एक कोपिंग स्ट्रेटेजी है जहां पर आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि मैंने किसी की हेल्प की और खुशी महसूस करते हैं। और इसी तरह से आपके अंदर एक रहमदिली का जज्बा भी आता है, आप कनेक्शन फील कर रहे होते हैं और फिर दूसरों की हेल्प करते हुए आप अपने अंदर जो है वो तन्हाई महसूस नहीं करते, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम उसी का ख्याल रहता है कि मुझे उसकी जाकर के फला हेल्प करनी है। किसी के पास कपड़े नहीं, किसी के पास खाना नहीं, किसी को क्या जरूरत है, किसी को फोन कैसे देखना उसकी जरूरत है, तो वी कैन डू दैट। टीनेजर्स भी कर सकते हैं और दूसरे एज के लेवल के लोग भी कर सकते हैं। तो ये हम पर है कि हम क्या चाहते हैं। स्पिरिचुअली मैं आपको ये कहूंगी कि ये बिलीफ जो है, ये सोचना कि कुछ नहीं होता किसी के करने से, मैं इतनी नमाजें पढ़ूं, इतनी मैं वज़ाइफ पढ़ूं, मैं इतना सब कुछ पढ़ूं और उससे मैं सही कुछ नहीं कर पा रही, तो सबसे पहले यकीन का अमल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात ये कि आपने किसी की मदद की और फिर उस पर जो है आपने ये यकीन किया कि बेशक अल्लाह मुझे इसके बदले में बेहतरीन अता करेगा। तो ये जो है एक ऐसा अमल है कि जिसमें हम खुद खुशी महसूस करते हैं और अपने उस फैक्टर को जो कि तन्हाई, जो कोई देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, ये एक ऐसा पेन है जो सिर्फ हम अकेले ही महसूस कर रहे हैं, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। एक जिंदगी का मकसद बनाना, हम दुनिया में आए हैं, आए बैठे खाए और ऐसे ही जिंदगी गुजारी,
तो यूं भी जिंदगी गुजरनी है, तो डेफिनेटली वो तो तन्हाई होगी। जब आप मकासद अपने सामने रखेंगे, छोटा सा मकसद जो रीचेबल हो, जो आप कर सकें, तो वो भी आपकी फीलिंग्स को, इस फीलिंग को रिड्यूस कर सकता है। दूसरों की खिदमत करना, उनकी ख्वाहिशात का ख्याल करना, और कोई अगर खुदा न खास्ता गमजदा है तो उसके लिए हेल्प करना, कोई माइग्रेट किया है उसके लिए भी हेल्प करना, उसको वर्बली हेल्प करना कि आप ये करें तो ये हो जाएगा, आप यहाँ पर ये स्टेप लें, ये जॉब की लाइंस हैं, ये एजुकेशन की हैं। और फिर जो लोग एज के ज़्यादा हो जाते हैं या बीमार होते हैं, उनकी हेल्प करना कि भाई आपके लिए जो है मैं किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकती हूँ। तो ये भी हमारी तन्हाई को ख़त्म करने का सबसे बड़ा कोपिंग स्ट्रैटेजी है। अब आप ये देखें कि ये तमाम चीज़ें करते हुए हमारे अंदर एक ऐसी रेजिलियंस बन जाती है कि हम में एक सब्र सा भी आ जाता है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको पहले हम सोचते रहते थे और दूसरों से डिस्कनेक्ट रहते थे। आज ये महसूस कर रहे हैं कि इस कमी से जो है मेरे दूसरे काम नहीं रुकते और मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। दूसरों पे भरोसा करना होता है। आपको पता है कि जब आप भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, हम अल्लाह पे भी तो ट्रस्ट कर रहे हैं और वो ट्रस्ट ही हमको दुनिया में चला रहा है। अब आपका अल्लाह पे ट्रस्ट नहीं है और दूसरों पे ट्रस्ट नहीं है, आप अपने आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आप सोचें कि सिर्फ अपने आप पे ट्रस्ट करने के लिए आप ये सोच लें कि कितना जो है एफर्ट डालेंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ। तो ये सारा प्रेशर आप अपनी फीलिंग्स पे ले रहे हैं। आपने देखें, आप एक छोटी सी एग्जांपल मैं अक्सर दिया करती हूँ कि आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपको पता है कि ये जो है वो जिस जहाज में जा रहे हैं, आपने उस पायलट को देखा है, आपने उससे मीट किया है, वो लेके जा रहा है और आपने ट्रस्ट करके बैठ गए। तो यहाँ पर ट्रस्ट करने वाली ज़ात तो हमारे लिए अल्लाह ही है। तो जब आप अल्लाह पे ट्रस्ट करेंगे तो आप इंसानों पे ट्रस्ट कर सकते हैं। क्यों? कि आपको पता है कि अल्लाह आपको कहीं भी धोखा नहीं देगा, आपको गलत रास्ते पर लेकर नहीं जा रहा, वो आपको बचा रहा है, बचाने वाली ज़ात वही है। और जहां उस चीज को आपने महसूस किया, आपने दूसरों पर भी ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बंदा नहीं बचाएगा, वहां ट्रस्ट तो आपने किया है, मगर आप एक मजबूत बैकिंग के साथ हैं जो कि अल्लाह की ज़ात है हमारे लिए। बीइंग अ मुस्लिम हम यही समझते हैं, हम और इसी भरोसे हम ट्रैवल भी करते हैं, उसी भरोसे ही हम घर से भी निकलते हैं और घर पे खैर आफियत से पहुंचते भी हैं। तो इस ट्रस्ट को फील कीजिए, इसको महसूस करना है, इस ट्रस्ट को। और जब इंसानों पे ट्रस्ट नहीं है, आपको घर से बाहर निकलते हुए भी डर लगे, वहां भी नहीं जा रही हैं, ये भी नहीं जा रहे हैं, तो और कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई काम करने शुरू करने से पहले 100 दफा आपके दिल में वसवसे आ रहे हैं, तो आप तो वसवसे पे ट्रस्ट कर रहे हैं। जिसने आपके लिए ये तमाम सिस्टम बनाया है उस पर ट्रस्ट करके देखिए, तो वहां पर आपको लगेगा कि मैं कोई मेरे साथ है जो मुझे इन तमाम चीजों से बचा रहा है और मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये करके देखिए, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर आप देखिए जिंदगी की सारी कामयाबियां इसी के पीछे छुपी हुई हैं। यहीं से हमारा मेंटल पीस भी शुरू होता है, जहनी तवाजुन जिसको कहना चाहिए वो यहीं से शुरू हो जाता है। और जब हम स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं कि या अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम बोलते हैं तो वहां से पीस का अमल शुरू हो जाता है। और यही अमल हमारे स्ट्रेस को, हमारी एंजाइटी को, हमारे डिप्रेशन को ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और जब ये चीज़ें ख़त्म होती हैं तो फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है और अच्छे उस पर चली जाती है। रोज़ाना बाकायदगी से नमाज पढ़ना, मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्शन, या जो भी आप कहें, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, कोई भी दुआ कर रहे हैं, किसी ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया, उसको अच्छी दुआ दे दी आपने, ये भी एक ऐसा अमल है जहां पर आपको महसूस होता है कि नहीं, आपने किसी को कुछ दिया। और जब आप परेशान हुए या फिर आपने कुछ चाहिए आपको, तो आप बैठे जा नमाज पर, आपने ऊपर निगाह उठाई और अपने हाथ उठाए, तो वो खाली तो कभी लौटते ही नहीं। यहाँ से जो है वो आपकी तन्हाई खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि मैं कहीं कनेक्टेड हूँ।
तो वो कनेक्शन पहले ऊपर है, अल्लाह की जात है, इसके बाद दुनिया की तमाम चीजें हैं। तो इसी सिलसिले में आप स्पिरिचुअल गैदरिंग में जाएं, कम्युनिटी गैदरिंग में जाएं, वहां पर लोगों से मिलें, बातचीत करें। हो सकता है बहुत सी चीजें आपको पता नहीं हो तो वो आपको बताएं, आपके वो उनकी बातें सुनने से आपको लगे कि हाँ मैं कहीं अटैच हो सकती हूँ। इनर पीस के लिए जो है वो मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक तो बता ही दी है, जो कि आप समझ लीजिए कि हमारी इबादत सबसे बड़ी चीज है। इसके बाद अगर हम और भी चीजों पर आए तो वो ये है कि आप जो है माइंडफुलनेस को जो है वो इम्पोर्टेंस दें। ब्रीदिंग टेक्निक्स का भी मैंने आपको बताई टेक्निक्स, और ये है कि गाइडेड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस जो हैं ये एक अलग चैप्टर है, एक अलग क्लास इसकी हो सकती है। और उसमें जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें हेड टू टो जो है आप रिलैक्स होते हैं, और किस तरीके से होते हैं और वो कितनी पॉजिटिवली इफेक्ट करती है आपकी बॉडी एंड मेंटल हेल्थ पर, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। एंड जो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं इसको डिस्करेज करना मेरे लिए तो बहुत आसान है आपको कहना कि आप स्ट्रेस ना लें, आप नेगेटिव थॉट्स को आने ना दें। इसको डिस्करेज करने का तरीका यही होता है कि जब आप ये सोच लें कि आज मैंने इतना ये सोच लिया कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती, या मुझे ये नहीं आता, तो ये सोचे इसने मुझे क्या दिया, इससे मुझे क्या मिला, मेरी अचीवमेंट क्या है इन थॉट्स के साथ। तो कभी जो है वो इतना चांस अपने आप को जरूर दें कि उसको पॉजिटिव में रीफ्रेम करके और फिर उसको सोचें, तो देखें शायद आपको नहीं, यकीनी तौर पर आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आप ये करके देखिए। नेगेटिव थॉट्स को आपने इतनी स्पेस दी हुई है कि वो आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये सब तो ये शैतानी अमल है जिसको आपने इनकरेज किया है। वसवसे डालना, आपको गलत डायरेक्शन पे सोच को लेके जाना, तो ये कोई एक पॉजिटिव तो नहीं है, ये एक शैतानी अमल है। शैतानी वसवसे डालता है और जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जहां ऊपर से हमको ये हिदायत मिली हुई है कि तुम अच्छा ही सोचो और मैं अच्छा ही दूंगा, तो वहां हमारा दिमाग क्यों नहीं रुजू होता। तो यहाँ पर भी जरा थोड़ा गौर करने की जरूरत है। और इसी तरह से आपके अंदर इमोशनल रेजिलियंस डेवलप होती है। मोटिवेशनल साइकिल को बनाने की भी जरूरत है, इसको अंडरस्टैंड करने की भी जरूरत है कि मैं क्या करूंगी, किस तरह से करूंगी तो मैं आगे बढ़ूंगी। क्योंकि इसमें आपको अपने लिए एक लिस्ट बनानी होती है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये अचीवमेंट करनी है, सुबह उठ के ये देखना है ताकि मेरा ये काम हो जाए, मेरी लाइफ नॉर्मल हो और मैं कंसिस्टेंट हो जाऊं। तो कंसिस्टेंट होने के लिए भी जरूरी है कि बार बार एक दिन में नहीं होता, आपने अपने लिए जो वर्क्स हैं वो लिख के रखे हैं और फिर इसके बाद जो है उस पर उसको टिक मार्क किया है कि मुझे ये करना है। एक दिन के बाद दूसरे दिन वो याद नहीं आता, आप वो रिपीट नहीं करती, फिर इसके बाद आप वो छोड़ देती हैं। फिर या वो चाहे स्टडी हो, चाहे घर के काम हो, चाहे लोगों से मिलना जुलना हो, व्हाटएवर इट इज। कुछ लोग जो हैं वो एक चीज एक्टिविटी को छोड़ा दूसरे छोड़े, यानी बहुत बड़े बड़े काम भी इनकंसिस्टेंसी से करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अंदर ही तन्हाई का शिकार होते हैं। जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो फिर जो एक सिस्टम आपके अंदर पहले बिल्डअप हो जाता है, फिर आप सोशली जो है लोगों से कनेक्टेड होते हैं। नेगेटिव पैटर्न्स जो आपकी लाइफ में है उसको ब्रेक करना है। वो कैसे करना है कि वही बात कि आप पॉजिटिवली इसको रिफ्रेम करें और फिर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। और ये छोटी छोटी चीजें जब आप करते हैं तो आप खुश भी होते हैं, और इसी अचीवमेंट को आप सेलिब्रेट इस तरह से कर सकते हैं कि अपने आप को जो है वो गिफ्ट देना। वो क्या होता है, वो यही होता है कि आप फिर वो काम करते हैं जिससे आप बहुत खुश होते हैं, और इसी में ही आप अपने लिए जो है वेलनेस का प्लान बनाएं। अपने लिए ये चीजें देखें कि मैं किस तरीके से जो है अपने आप को मेंटेन कर सकती हूँ। अपनी एक्सरसाइजेस का प्लान बनाएं और स्लीप को प्रायोरिटाइज करें, मेडिटेशन को प्रायोरिटाइज करें और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और लाइफ के चैलेंजेस को, इनको छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सबकी जिंदगी में आते हैं,
मगर उससे कोप अप करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाएं, कोपिंग स्किल्स डेवलप करें कि हाँ ये मसला है, इसको मैं इस तरीके से जो है वो कोप अप करूंगी या मैं इस तरीके से इसको हल करूंगी। अपने जो करीबी लोग हैं उनसे कीप इन टच रहें, मिलते रहें और उनसे बात करते रहें, ज्यादा लंबे की नहीं तो 5 मिनट भी सलाम दुआ खैरियत अपनी भी बताएं उनकी भी बताएं। तो इसी तरह से आपकी जो लाइफ है वो पॉजिटिव मेंटेनेंस की तरफ चली जाती है। मैं आपको बताऊं कि ये तमाम चीजें जो आपको इतनी ज्यादा जब परेशान कर रही हों और जिसकी वजह से आप यानी कि आइसोलेट फील कर रहे हैं, अपने आप से कंप्लीटली आइसोलेट फील कर रहे हैं और यानी कि दूसरे कनेक्शन भी जो है वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है और आपने बहुत एफर्ट भी डाली है तब भी नहीं है या एफर्ट डालने की हिम्मत भी नहीं है, तो वहां पर फिर आपको जो है एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। और वो सपोर्ट जो है वो आपको किसी भी काउंसलर से या किसी काउंसलर या साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से बात करने से पहले आप जो है अपने बड़ों से, अपने लोगों से बात करें अगर वहां नहीं ये होता। और फिर जो है आपको कहीं भी अपने आप को बुक करना होता है और अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे वर्क करना होता है और यहाँ पर काउंसलर पर आपको ट्रस्ट करना होता है। ये भी एक अलग टॉपिक है और या मुझे तो लगता है कि इस टॉपिक पर जो है वो मुझे जरा ज्यादा ही एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी कि जहाँ पर क्लाइंट्स तो आते हैं मगर अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को ऑनेस्टली नहीं बताते जिस पर वो वर्क करना है। ऐसा ही है जैसे आपको पेन है, पेन किलर दिया आपने नहीं लिया तो आपको हेल्पफुल तो नहीं होगा। हेल्पफुल तो वही चीज होगी कि जहां डॉक्टर के सामने अपनी फीलिंग्स को आप ओपनली रखें और फिर जब वो कहते हैं तो आपको लिसन करना होता है, उस पर अमल करना होता है और उस स्ट्रेंथ को कैसे यूज करना होता है टू ओवरकम योर वीकनेसेस। जब वीकनेसेस ओवरकम हो जाती हैं तो वहां पर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, देन यू बिकम नॉर्मल। एंड ये है कि आपकी एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए जो है बिल्कुल आपको कोई एफर्ट नहीं डालनी पड़ती। समटाइम्स लोनलीनेस बहुत, इसको नॉर्मली कहेंगे टेम्पररी भी होती है और ज्यादातर टेम्पररी होती है। जब ये लंबे टाइम के लिए जाती है तो वो फिर आपके लिए परेशानी का बास हो जाती है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है अपने आप को इस मोड से निकलने के लिए ये तमाम एफर्ट्स जो मैंने आपको बताई हैं, कोई भी जो आपके लिए हेल्पफुल हो उसको यूज कर सकते हैं। हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजीज कैन हेल्प यू, बिल्डिंग कनेक्शन कैन हेल्प यू, लोगों से मिलना जुलना और अपने आप को जो है तन्हाई से निकालने के लिए सबसे ज्यादा अपनी जात में कॉन्फिडेंस ढूंढना साबित होता है। अच्छा, एक बात ये कि मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में मसाइल आते हैं, ठीक है, और कुछ मैं आपको रिसेंटली ही बताऊं कि कुछ केसेस इस तरीके के भी मेरे सामने आए हैं कि हम नहीं कर सकते कुछ और हमारी जिंदगी बेकार है और हम जो है अभी ऐसा लगता है कि लाइफ को खत्म कर दें। तो ये एक एक्सट्रीम लेवल पर जो है सोचें आती हैं इंसान के दिन में। जब आप लोगों से बात करते हैं तो कोई आपको कुछ मशवरा देता है, कोई आपको कुछ मशवरा देता है और यह है कि जब आप अपने अंदर कुछ तलाश करते हैं तो वहां पर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता और आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। जब काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट के पास आप जाते हैं तो वहां आपको मसले का हल भी अगर मिल रहा होता है तो ये एक शर्म कि मैं वहां जाऊं तो लोग मुझे कहेंगे कि पता नहीं इसके पास क्या जहनी बीमारी है जो वहां पर वो गई है। तो आप जो है ये देखें स्पिरिचुअली सबसे पहले जो हम किस तरीके से हम इसका मुकाबला कर सकते हैं कि हम अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम डालें, अपनी कम्युनिटी को सर्व करें, अपने लोगों को सर्व करें, लोगों अपने अंदर एक जो लाइफ का पर्पस निकालें, तो अपने आप को इनकरेज करें उस तरफ मोटिवेट करने के लिए, अपने लिए पॉजिटिव वैल्यूज निकालें। आप देखें कि आप क्या कुछ कर सकते हैं और नमाज के लिए जाएं, वर्शिप के लिए जहां आप जा सकते हैं जाएं, लोग उम्रे तक चले जाते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतरीन एक टॉनिक है जिसको कहा जाए। तो ये तमाम चीजें करने के बाद साथ साथ
लोगों के साथ रहना, उनके लिए उनकी खिदमत करना, उनके साथ कुछ देना, यहाँ पर आपका कुछ नहीं जाता। आपकी सलाहियतों को सामने रखते हुए, आपकी जितनी भी कैपेसिटी है उसको यूज करते हुए जब आप किसी को कुछ देते हैं तो वहां पर आप बहुत सारे लोगों के दरमियान हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप उसको फाइनेंशियली हेल्प करें, या जरूरी नहीं है किसी को आप बहुत कुछ दे करके जो है वो खुशी महसूस करेंगे। खुशी महसूस करने का सबसे बड़ा अमल तो यही है कि आपके अंदर की जो सलाहियतें आप जब देते हैं किसी को, तो वो सबसे बेहतरीन अमल है। उसी में आपको हैप्पीनेस फील होती है। वही एक सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने का जो एक आउटसाइड एलिमेंट है जो हमारे इस केमिकल को इंक्रीज करता है। जरूरी नहीं है कि कोई आपके पास ही आए, आप भी जाएं, आप भी देखें, किसी के फीलिंग्स को आप पढ़ना सीखें, आप देखना सीखें। किसी ने कहा है ना, क्या खूब कहा है, किसी को कुछ भी देना हो तो उसके पास जाकर दो। अता का जो तरीका है वो तुमको हम बताते हैं। कुआं मजबूर है, चलकर के प्यासे तक न जाएगा, मगर बादल तो प्यासी खेतियों तक चल के जाते हैं। तो सिस्टर्स, ये तमाम वो चीजें हैं, अल्लाह ने हमें गाइड किया है, हमें हिदायत यही दी है कि हम करते चले जाएं और उसी में हमें मिलता भी चला जाएगा। और यहाँ तन्हाई क्या, बहुत सारे मसाइल से हम फाइट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैंने आज आपको पेश कर दिया है। आप जो क्वेश्चन करना चाहें, यू पीपल आर ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह सिस्टर तायरा, आपने हमें बहुत मुफीद बातें बताई हैं और हमें यकीन है कि सब बहनें आज के सेशन से मुस्तफीद हुई हैं। और इंशाल्लाह अब हम सवालात की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा एक क्वेश्चन है आजकल की बच्चियों के लिए कि उनको जो है उनकी जो तन्हाई कह लें या वो थोड़ा सा उनकी वो खुशी नजर नहीं आती या फ्रेशनेस नजर नहीं आती जो होनी चाहिए, तो उनका क्या रीजन है? उनको तो बहुत सारी, जैसे किसी खुदा ना खास्ता कोई इतने मसले भी नहीं होते, वो माँ बाप के साथ भी रह रहे होते हैं या उनके कोई ऐसे इश्यूज भी नहीं होते, तो उनका क्या रीजन है? उनका जो मेरी समझ आया उनका रीजन कोई हेल्थ इश्यूज है या उसके अलावा कोई रीजन है, तो ये थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें प्लीज। जी, थैंक यू सो मच। आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारी बच्चियों की ये पेरेंट्स कंप्लेन लेकर आते हैं और इसके बहुत सारी रीजंस भी हो सकते हैं कि इनके अंदर जो वो आपको लाइफ नजर नहीं आ रही होती है, वो कहीं खुश नहीं आपको दिख रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि कंपैरिजन, यानी अपना लाइफ सेटअप और दूसरे का लाइफ सेटअप, ठीक है। नंबर 2 पे ये है कि अपने अंदर, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस का ना होना, मेरे पास ये है, मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है, उसके अंदर ये है। माँ बाप के ताल्लुकात वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसमें भी जो है बच्चे जो है खुशी महसूस नहीं करते। स्कूल के अंदर बुली होना, उसमें भी बच्चे खुशी महसूस नहीं करते, वहाँ पर भी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है, जो कि इनको खुश ना रहने पे मजबूर करता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, देखें फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, और यह है कि छोटी कुछ बच्चे जो हैं हर चीज़ पे खुश नहीं होते, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है अपने माँ बाप से, अपनी ज़ात से और अपने माहौल से ज़्यादा होती हैं, इस बिना पर ही ज़्यादा होता है। और इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि एक बैलेंस्ड लाइफ जो है पेरेंट्स ही दे सकते हैं। उनको अपने रिलेशनशिप में बैलेंस करना होता है, अपने घर की जो, जिसमें हम कहते हैं ना कि बच्चों को कनात पसंदी सिखाना, तो बच्चों को तो हम सिखा रहे होते हैं। हम जिस कल्चर से आए हैं और जिस कल्चर में आए हैं, ये एक बहुत बड़ा धमाका है जो बच्चों के जहनों में लाता है। वो घर में कुछ और लाइफ देख रहे होते हैं, वहाँ कुछ और लाइफ देख रहे होते हैं, तो उसमें हमें बैलेंस करना हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। वहाँ पर आप समझ लीजिए कि बच्चों को ये महसूस कराना कि ठीक है, ये जैसे करंटली अगर कोई फैशन चल रहा है तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो एक कनात का एक प्रोसीजर है जो हम सिखाते हैं, अपने बच्चों को लर्न करना सिखाते हैं कि यहाँ पर हमारी लिमिटेशन से हमें यहाँ रुकना है। वो इतनी जल्दी डेवलप तो नहीं होता, मगर हाँ स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस बातों पर बच्ची को खुश होना चाहिए, पेरेंट्स खुश हों,
जिस बात कोई छोटी सी ऐसी चीज इंसेंटिव बच्ची को दे दिया जाए जिससे वो, जिसको आपको पता चले, अपने बच्चे को रीड करना है कि उसकी खुशी का कौन सा ऐसा कॉर्नर है जिसे हमें टच करना है, कौन सी ऐसी बात है, कहाँ इसको कमी महसूस हो रही है। तो वो कमियां मैंने आपको गिनवा दी हैं कि किसी तौर पे भी हो सकती हैं, घर के अपना माहौल भी हो सकता है, दूसरे बहन भाइयों की भी, एक बच्चे को हम इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, एक को नहीं दे रहे होते हैं, तो वहां भी ये चीजें डेवलप हो जाती हैं। कोई एक बच्चा जो है देखने में बहुत ब्यूटीफुल है और एक कम है, तो वहां भी कंपैरिजन आ जाता है। तो कंपैरिजन जो है वो बहुत रोल प्ले करता है, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर तारा, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया। हमारे पास एक और सवाल भी है कि व्हाट आर द ब्रीदिंग टेक्निक्स फॉर माइंड रिलैक्सेशन? व्हाट आर द ब्रीदिंग टेक्निक्स? ब्रीदिंग टेक्निक्स की जो मैंने आपको बताया ना कि डीप रिलैक्सेशन जो होती है, डीप इनहेल एंड एक्सहेल की होती है, ये ऐसे तो नहीं बताई जा सकती, मगर इसकी प्रैक्टिस होती है, यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगी। मगर डीप इनहेल करना होता है, बहुत ज्यादा गहरा सांस अंदर तक ले करके बिल्कुल 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा स्टॉप एंड देन माउथ से उसको निकालना होता है। फिर आप वो, आपकी सोच में ये हो कि मैंने बहुत अच्छी सी इनहेल की और पॉजिटिव जो है मैंने अपने अंदर जो है समझ लें कि एक ऐसा केमिकल इनहेल किया है जो कि मुझे अंदर से तवाना कर देगा या ताकतवर कर देगा मेंटली एंड फिजिकली। एंड एक्सेल करने का मतलब ये होता है कि आपने अपनी बॉडी के जितने टॉक्सिन्स हैं जो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ आपको लेकर जाते हैं, उसको आपने एक्सेल किया। सिर्फ 3 दफा भी अगर आप कर लेंगे इनहेल एंड एक्सेल, तो ये कभी इन पर्सन आप लोगों के साथ मुलाकात होगी तो वो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को करवा सकती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, हमारे पास सिस्टर एक और सवाल भी है कि हाउ कैन वी डील विद क्वाइट किड्स स्पेशली बॉयज, क्योंकि बॉयज जब अपनी फीलिंग आमतौर पर शेयर नहीं करते। हम अपॉर्चुनिटी देंगे तो शेयर करेंगे ना। मौका दें, बच्चे को मौका दें, उसको अपनी बात को कम और उसकी बात को बोलने का चांस दें। ओपन एंडेड क्वेश्चन करें, उससे पूछें, उसकी फीलिंग्स को पूछें, और कुछ नहीं तो छोटे छोटे सवाल करें। ना बताने का रीजन यही है कि उसको अपने लेवल का जवाब नहीं मिल रहा, जो वो सोच रहा है उसको आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, ये भी होता है। अगर कोई और इशू नहीं है तो अगर बच्चा यूं नॉर्मल है और हर चीज उसकी अल्हम्दुलिल्लाह से सही है, तो फिर आपको अपनी एक्टिविटी को भी जरा देखना होगा कि कहाँ बच्चे को बोलने का चांस देना है और कहाँ आपको उसको गाइड करने की जरूरत है। ऑल द टाइम अगर आपका एटीट्यूड ये रहे कि आप ऑर्डर करती रहें और आप बोलती रहें और बहुत ज्यादा ये है कि कंट्रोलिंग रहें, तो फिर बच्चा बोलता नहीं है। वो कहता है जब भी सामने से बोलने दो, हु केयर्स, फिर ये चीज आ जाती है, वो फिर रिस्पेक्ट लेवल नहीं बनता। रिस्पेक्ट लेवल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि यू हैव टू लिसन टू अदर पीपल। जी जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब, ये भी तो है ना कि कुछ बच्चे नेचर वाइज भी खामोश तबा होते हैं, तो क्या हम उनको इसी कैटेगरी में रखेंगे? नहीं 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 नहीं, नेचर कुछ भी नहीं होता। नेचर तो अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया है, इनकरेज हम करते हैं। हम देखें, जिस बिहेवियर को इनकरेज किया जाएगा वो चीज जो है वो बच्चे की जिंदगी में आगे बढ़ती चली जाएगी। तो वो इनकरेजमेंट ये होती है कि जैसे बच्चे ने आया, उसने बहुत शौक से बताया कि आज तो मैंने ये मार्क्स लिया, आज मैंने क्लास में ये बोला, आपने कहा चलो चुप हो जाओ, बैठो, मैं अभी फोन पे बात कर रही हूँ, तो वो फिर क्या हुआ, डिस्करेज हो गया ना बच्चा, उसने नेक्स्ट टाइम बोलना ही नहीं है आपको। जी बिल्कुल, उसके जैसा क्वाइट कोई नहीं होता। ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक और सवाल भी है कि हाउ सेल्फ कंपैशन इज इम्पोर्टेंट इन लोनलीनेस। सेल्फ कंपैशन वो किस तरह से लेती हैं सेल्फ कंपैशन को, पहले तो ये पता चले। वो इम्पोर्टेंट तो है, मगर है कि वो किस तरह से लेती हैं, उनका क्या है तरीका, वो क्या करेंगे। अगर आप सेल्फ कंपैशन को अगर एक्सप्लेन कर दें तो मे बी उसी में उनका जवाब मिल जाए उनको। नहीं, वो तो जवाब मिल जाएगा, मगर ये कि हर इंसान का अपना जो है एक समझ लें कि एक प्रूवन जो है ना अपने आप को ट्रीट करने का तरीका होता है। जैसे अपने आप को समझना, अपनी काबिलियत को एक्सेप्ट करना, अपनी चीजों को, जैसे आप
एक छोटी सी मिसाल ये ले लें कि अगर आपने एक ऐसे लिखा है तो आपको पता है कि हाँ मैंने ये सही तरीके से लिखा है, और उसको आपने खुद ही ने जब एक्सेप्ट कर लिया है तो मीन्स कि वो आपके अंदर को जो है वो ट्रीट कर देता है। ठीक है ना? अपनी जो एडिक्वेसी को जो है एक्सेप्ट करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब ये कि अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहे तो फिर तो ये ना हुआ ना। जी, हमारे पास एक सिस्टर ने हैंड रेज किया हुआ है, सिस्टर बुशरा, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछिए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा ये सवाल है कि जैसे अभी आपने ब्रीदिंग का बताया था कि मैं जब ब्रीथ कर रही होती हूँ और जब इनहेल खींच रही होती हूँ है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर भी बनता है और थोड़ा सा ना ड्रॉजी सी फील होने लगती है, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा ना बनता है। तो वो क्या ये नेचुरल है या यूज टू नहीं है हमारी बॉडी, इस वजह से होता है या कोई और इसका रीजन हो सकता है? और जी जी बोलिए। दूसरा मेरा सवाल था, अगर इसका आप देना चाह रहे हैं जब आप पहले इसका दे लें। हाँ, इसका देखें, आप डीप ब्रीथ इन करती हैं और आउट करती हैं तो वो कंफर्टेबली नहीं होता। नहीं, कंफर्टेबल भी नहीं होता, फिर थोड़ा सा वो प्रेशर बनता, बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है ब्रेन के ऊपर, और फिर जब वो आउट करते हैं तो एकदम से फिर वो ब्रेन पे ना ये भी हो सकता है कि जब आप इनहेल कर रही हैं तो वो एकदम से जैसे यानी कि एयर को अंदर ले रही हैं, ठीक है, मुंह से ले रही हैं, तो वो एकदम से कान भी बंद लगते हैं, उसमें सर भी बंद लगता है। तो आपको जब इनहेल करना होता है तो आप नोज से कर रहे होते हैं, और समटाइम्स जब नोज से करके मुंह बंद करके कर रहे होते हैं तो वो रिलैक्स की तरफ जाता है, और इतना भी ना लंबा लें कि आपके अंदर वो जो है वो प्रेशर बनना शुरू हो जाए। इतना लें जितना आप ले सकती हैं, फिर एक्सप्रेस करें इसको, एक्सेल करें तो बिल्कुल लंबे उससे करें ताकि जितना आपने लिया है उससे थोड़ा ज्यादा ही आउट हो, और ये सोच के करें कि हाँ मेरे टॉक्सिन्स आउट हुए, नेगेटिविटी खत्म हुई। ओके, जब शुरू में बंद कर रहा होता तो मेरे ख्याल से ज्यादा हमें फील होता है, हम यूज्ड टू। कभी इन पर्सन होगा तो देन आई लेट यू नो हाउ टू डू इट। ओके जी डॉक्टर साहबा, एक सिस्टर ने सवाल पूछा कि बी काइंड ऑफ योरसेल्फ, उसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करें, थोड़ा कोई एग्जांपल दें। यस जी, इसका ये बहुत बड़ा है कि बी काइंड ऑफ योर सेल्फ। सुबह से लेकर रात तक मुस्तकिल जो है कंटिन्यूअली आप जो है घर के काम कर रहे होते हैं, दूसरे काम दूसरों के लिए कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप समझ लें कि करते चले जाते हैं, अपने आप का ख्याल नहीं रखते, समझ गए ना आप? तो वो जो है इफेक्ट करता है इन चीजों को, तो अपने आप के ऊपर भी रहम करना चाहिए अपने, यानी कि वही बात है कि आप अपने लिए एक स्केड्यूल बनाएं, किस लेवल तक किसी के लिए करना है, किस लेवल तक अपने लिए करना है, अपनी जात को भी इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि जब आप हैं तो दूसरों के भी काम आ सकती हैं। तो डॉक्टर साहब, तो भाई इसमें हम क्या सेल्फ पिटी में ये चीज आएगी या नहीं आएगी? आ भी सकती है, ये आ भी सकती है कि अगर हम इसके ऊपर अपने ऊपर ओवरकम नहीं करते, हम ये कहते हैं हाँ मेरे साथ ही ज्यादती हो रही है या मैं ही ओवर बर्डन हो रही हूँ, तो इसका मतलब थोड़े से लो फीलिंग आ सकती है। नहीं, ये तो जब फील होता है ना कि जब आप कुछ कर नहीं रहे हो और सिर्फ ये है कि अपने आप को समझें कि मेरे साथ ही ये सब कुछ हो रहा है, जब आप कर ही रहे हो तो फिर जो है वहां पर ये जो क्वेश्चन था वो डिफरेंट है इससे। उसमें यह है कि आप अपने आप को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट इज अनदर टॉपिक। वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ऑल द टाइम जो है वो हर एक के लिए नहीं कर सकते, टू सम एक्सटेंट ही कर सकते हैं, या जो लेवल है उस लेवल तक ही कर सकते हैं। फिर ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने खाने का भी ख्याल ना रखें, सोने का भी ना रखें, पहनने ओढ़ने का भी ना रखें, आप करते चले जाएं, गिव पर रखें, तो फिर आपकी अपनी जात कहाँ गई? तो सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप वो उस चीज को लर्न कर लेते हैं कि मुझे अपनी इज्जत कैसे करनी है, अपने साथ रहम कैसे करना है, अपने साथ जो है वो किस तरीके से मैं करूं, तो आप फिर बैलेंस्ड वे, हर चीज बैलेंस्ड मांगती है। सही, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। और कोई सिस्टर अपने सवाल पूछना चाहती है तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मुझे आइडिया नहीं है कि हैंड रेज कैसे करूं।
नजमा खालिद मेरा नाम है। चैट में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हैंड बना होगा, तो उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नजर आएगा। ओके, तो शुड आई हैंड रेज फर्स्ट एंड देन आस्क क्वेश्चन? अब आप आ गई हैं, अनम्यूट कर दिया तो आप पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच आपकी इतनी अच्छी स्पीच का। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन है, मे बी डायरेक्टली आपके उससे रिलेटेड ना हो, लेकिन हम फीमेल से जरूर बहुत ज्यादा रिलेट करता है ये कि हम, आपने ऐसे कहा ना, हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर में आए हैं। हम जिस कल्चर से आए वहां पे ये है कि एक एज होती है कि आप गिविंग एंड पे होते हो, फिर दूसरी स्टेज आती है जब आप टेकिंग एंड पे होते हो। तो हमारे साथ हमारी जो सारी जनरेशन है हमारी एज वाली, उनका इल्म ये है कि वो गिविंग एंड पे ही रहे और बच्चों को रेस किया, यहाँ पे जितनी वो थी अपनी बर्दाश्त की, चैलेंजेस एवरीथिंग, और फिर उसके बाद जब उनका टेकिंग एंड आया तो सब बच्चे जो है ना घोंसलों से परिंदों की तरह उड़ के चले गए। तो अब जब पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं तो बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ गुड सिटीजन, हमें किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रखना है कि हमारे यहाँ नेगेटिव थॉट्स भी ना आए, हमें इसको एक्सेप्ट भी करना है कि यही यहाँ का कल्चर है। तो वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है समटाइम्स ना कुछ लोगों के लिए। तो उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे? थोड़ा सा मुख्तसर से सवाल करें ताकि जवाब देना बस टिप्स मुझे प्लीज इसकी बताइए। आप सुन लें कि देखिए सबसे पहली चीज जो यहाँ पर है ना कि जो गिवन हैंड एंड टेकिंग हैंड, जो ये चक्कर जो है उसका, जो हम इंसान होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं, पहले बेटी की सूरत में, फिर ये समझ लें कि माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, हर चीज जिम्मेदारियां पूरी कर रहे होते हैं। और ये बात मैंने अभी आपको जैसे कही कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए हमें काम करना है, राइट। और जब ये बात करते चले, काम करते चले जाते, अपनी ड्यूटीज देते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कुछ एज के हिसाब से। हमारे कल्चर तो जैसे कि हम उस हिसाब से देखें तो हाँ भाई हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे जो है हमारा करेंगे, मगर ये है कि ये एक्सपेक्टेशंस जो है ना, ये वर्क, चाहे हमारा कल्चर हो चाहे यहाँ का कल्चर हो, वो वर्क ही नहीं करता, वो कम ही वर्क करता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसे आप अपने जब लाइफ गुजार रहे होते हैं तो अपने लिए भी कुछ करके सेल्फ रिस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए ऐसा कुछ कर लेते हैं कि आगे किसी की डिपेंडेंसी ना हो। और दूसरा डिपेंड करता है आपकी तरबियत पर भी, कि वो तरबियत किस तरह की हुई है कि बच्चा आपका जो है आपको अपनी जिम्मेदारी समझे कि यहाँ आई हैव टू गिव, यू नो, कि वो जब चीज डेवलप होती है ना कि यहाँ का कल्चर, मैंने ऐसा नहीं है, मैंने कैनेडियन लोगों को भी देखा कि उनके बच्चे भी कर रहे होते हैं, उनके भी बच्चे उनका ख्याल कर रहे होते हैं, ऐसे भी लोग देखें। और अब ऐसे भी हैं जो हमारे अपने कल्चर के लोग देखेंगे, वो समझते हैं कि भाई नहीं, मेरा काम यहाँ तक का था, आपने अपना काम कर दिया, अब मैं अलग रहूंगा या मैं अलग अपनी जिम्मेदारी खुद करूंगा, आई कांट हेल्प यू। तो वो एक्सपेक्टेशंस का लेवल जो है वो तो पहले हमें बनने ही नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमारे जो हमने बच्चे को जिस तरीके से रेस किया है, उसमें जो है वो देने का अमल जो है ना, वो हमें सिखाना होता है। तो वो देने का अमल जो है वो, चाहे मैंने कहा ना आपसे, चाहे ज़बानी हो, चाहे वो किसी तरह की भी हेल्प हो, अगर बच्चे में ये आदत आ जाती है तो फिर वो पेरेंट्स क्या, वो नेबर को भी नहीं छोड़ता, वो उसको भी हेल्प कर देता है। तो इट इज अगेन टू योर लाइक यू नो ब्रिंग अ प्रोसेस कि वो आपने कैसे किया। और सबसे पहली बात तो ये कि ओवरली हाई एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इंसान को तो कहीं का नहीं रहने देती, तो वहाँ वो ना रखें। और जब ऐसी चीज हो जाए तो फिर अपने आप को जो है टीच करना पड़ता है कि नहीं, यहाँ मेरी गलती थी, मैंने ही गलत सोचा था कि ये करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो इनकी मर्जी है। बहरहाल चाहे जो भी एज लेवल हो, मुझे अपना करना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे पास एक और सवाल है, सिस्टर शगुफ्ता 112 उनका रेज हैंड हुआ है, तो प्लीज शगुफ्ता सिस्टर बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे आपको पता है कि आजकल टाइम का मसला हुआ, हम यानी हैंड टू माउथ है टाइम के अंदर, तो होता ये कि अपने घर वालों के लिए हम काम कर रहे होते हैं, खुशी खुशी काम कर रहे होते हैं, उसी में हमें सुकून भी मिलता है। लेकिन चूंकि टाइम बाज़ औक़ात हमारे हाथों से ऐसा होता है कि काम ज्यादा है और टाइम बहुत कम होता है, तो उस सूरत में क्या होता है, पेट में जो है ना ब्लॉटिंग शुरू हो जाती है कि अल्लाह ये तो बहुत कम टाइम रह गया और मेरे पास इतना, ये बिल्कुल मैं नियर पहुंच गई हूँ अपने उस गोल से जिसमें बच्चे भी आने वाले हैं, उनके लिए भी मुझे ये चीज तैयार करनी है। तो उस ब्लॉटिंग को कैसे खत्म करें, क्योंकि उसकी वजह से एकदम ब्लॉटिंग बनने ना देना, टाइम मैनेजमेंट नहीं, मतलब उसको खत्म करने का कोई तरीका?
ये ज्यादातर, हाँ ज्यादातर ये जरा एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस उस वक्त फील करते हैं कि अभी टाइम चला गया, तो वो टाइम गया कहाँ, उसको पहले रूल आउट करना होता है। और फिर इसके बाद जब अगर आप ये भी कभी टेस्ट करके देखें कि कोई हर चीज अगर वक्त पे हो जाती है तो ये ब्लॉटिंग होती है या नहीं होती है। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। ये मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई बेटी हो जो क्रॉनिकली इल हो और उसको पता भी हो कि ये बीमारी अल्लाह की तरफ से, लेकिन जब भी बीमार हो और उसकी अप्रोच बिकॉज ऑफ बीमारी या उसकी जहनी या किसी भी वजह से बहुत डाउन हो जाती है, एज अ पेरेंट आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उस वक्त उस बच्चे की तरफ? देखें, उस बच्चे की तरफ बीमारी तो खैर जो क्रॉनिक है वो है, जिसमें जो एफर्ट आप डाल सकती होंगी आप डालती भी होंगी, जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर जो भी कुछ होगा, मगर उसको लाइफ की तरफ लाने के लिए आपको पॉजिटिविटी की तरफ लाना होगा कि जो स्ट्रेंथ्स उसके अंदर हैं उसको एनलाइटेंड करना होगा, उसको बताना होगा कि आप में ये स्ट्रेंथ है, यू कैन डू दैट, यू कैन यूज। और फिर ये कि जो एज क्या है बच्ची की? 20, just 20 now. ओके, सो फिर अब ये जो 20 इयर्स की जो बच्ची है उसको जो है ना आप लाइफ की तरफ इस तरह ला सकती हैं कि कुछ बच्चे जो हैं, देखें बस ये तो 20 तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंची हैं, कुछ 12-13 साल की उम्र में भी जो है वो यानी कि ऐसी लाइफ, इससे बुरी लाइफ गुजार रहे होते हैं, या कुछ बिल्कुल बाय बर्थ ऐसी लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो आपको उनका बाय बर्थ है, but it's getting worse and worse. It's like by birth ही है, like every day is getting like it's getting worse. Like जब आपको पता चलता है ना एक बच्चा बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन कभी आपको पता चलता है ना उसकी बर्दाश्त की हद हो गई है, and you know as a parent it's too much because by 30 days old and until now everything is getting worse. So आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए एज अ पेरेंट जवाब देने के लिए कि जब आपका बच्चा अंडरस्टैंड करता है कि इज अ टेस्ट, अंडरस्टैंड करता है दीन को, एवरीथिंग, बट जो होपलेसनेस आती है उसकी आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि पॉजिटिविटी कैसे देनी चाहिए? पॉजिटिविटी तो देखिए इसी तरीके की, अल्लाह ने हमें इतना ही तकलीफ दी है जितनी हमें ताकत है, सो यू आर ब्रेव, ठीक है। अब इतने दिन से आप टॉलरेट कर रहे हो, इज गेटिंग वर्स डे बाय डे, लाइक वो आप देख भी रही हैं, ठीक है ना। तो उसको उसकी तरफ लाने के लिए आप यही कहें कि आपकी बर्दाश्त है इतनी, जो इतनी तकलीफ है, और बाकी जो है हम दुआ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर, बट यू नो व्हाटएवर जो आपके हाथ में है वही आप कर सकते हैं, बाकी तो शिफा ऊपर से। और दूसरी तरफ पॉजिटिविटी इससे वर्स कंडीशन के लोगों को कंपेयर करके दिखानी होती है, जब जाके होती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि किस तरह से हो, मगर मेरे लिए सिर्फ आसान है बोलना, आपके लिए मुश्किल होगा मुझे पता है, बट ये कि आपको सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ, छोटी सी बात पे खुश हो जाए, वो चीज़ों की तरफ डाइवर्ट, सो लाइक इमोशनल बैलेंसिंग की तरफ आप उसको लाएंगी ना, तो हो सकता है कि वो तकलीफ इसको कम ही महसूस हो। जी जी डॉक्टर साहबा, जैसे आपने अभी पहले बताया था कि हम अगर बच्चे की पसंद नापसंद को अप्रिशिएट करें या उसकी छोटी सी चीज को खुश हो उसके ऊपर, तो शायद उससे भी वो फीलिंग से एप्रिसिएशन हो। हाँ, एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो एक साइकोलॉजिकल लॉ है कि आप रिवॉर्ड जो है फॉर द सेम एक्शन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम एक्शन, तो यहाँ पनिशमेंट तो कुछ भी नहीं है, मगर हाँ रिवॉर्ड का ज़रूर कि आज आपने इतना बर्दाश्त किया और आज आपके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे थे और आप बहुत अच्छे से रहीं, और देखो अपनी फीलिंग से भी जो है अपनी तकलीफ को कम की जा सकती है, यू नो, ऐसे करके, और इसको इनकरेज करें, वो एक लाइट उसको जो है डायरेक्शन दिखाएं लाइफ की, तो इंशाल्लाह ताला शील भी होके अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं आसिया बात कर रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं क्विकली कर लूँ। मुझे बस ये बताएं कि अगर कोई फर्द लोनलीनेस की तरफ जा रहा है, हम देख रहे हैं उसको, और वो उसको हम कैसे अप्रोच करें? मतलब वो आपसे मिलना भी नहीं चाह रहा, वो बिल्कुल कट ऑफ हो गया हर एक से, तो जब हम उसको अप्रोच करना चाह रहे थे, ही इज गेटिंग मोर एजिटेटेड, और उसको ये लग रहा है कि हम उसके साथ जो हमदर्दी कर रहे हैं, या वो फील भी, वो मतलब महसूस भी कर रहा है इस चीज को, तो हम उस फर्द के साथ क्या हमारा वो होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए कि हम किस तरह उस लोनलीनेस उसको निकालें? देखें, इसका इनडायरेक्ट तरीका तो यही होता है कि अननेसेसरीली कोई ऐसी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल
कोई छोटी सी चीज जो है वो उनको फूड आइटम कोई दे दिया जाए, या कोई काम के लिए चला जाए, या फिर कोई थोड़ी सी बात की जाए, या फिर कोई इनसे हेल्प ली जाए छोटी सी, जो कि उनके ही लेवल के हिसाब से हो, तो उसको ब्रेक किया जा सकता है। जब एक दफा ये चीज ब्रेक हो जाती है तो ये कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन वो ब्रेक ही नहीं हो रही है, जिसकी सारी चीजें कोशिश हमने कर ली कि उनके साथ कोशिश की कि चलो उनके साथ क्या वो डिप्रेशन के पेशेंट हैं? हाँ, नजर आ रहा है आपके वो डिप्रेशन में जा रही हैं। डिप्रेशन में जा रही हैं तो रीजंस उसके देखें, उसके ऊपर वर्क करें। लेकिन वही वाली बात है ना कि वो खुलना ही नहीं चाह रही है, तो मतलब याद को छोड़ दें थोड़े दिन के लिए, क्या करना चाहिए? मतलब छोड़ना तो खैर सही नहीं है, मगर है कि हाँ थोड़ा सा वर्क किए कि उनको, जैसे समटाइम्स लोगों को शोर पसंद नहीं होता, कोई ज्यादा बात करे तो पसंद नहीं होता, तो वो कभी जैसे टीवी की आवाज थोड़ी सी तेज कर दी, या वो कभी किसी जगह फन फील करती थी या कोई बात से या उससे, तो वो चीज को प्ले कर दिया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ब्रेक हो जाए। और उनसे पूछें कि भाई देखें हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं और आप इस तरीके से रहेंगी तो आपको अंदर और बीमारियां हो जाएंगी। थोड़ा सा ये भी बोल के भी उनको किया जा सकता है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, हो जाती है ब्रेक। ये उस पे भी वो ऑफेंड हो जाए तो फिर मतलब वो ऑफेंड हो जाती है। ठीक है, आपका गुस्सा सही है, हमें पता है, मगर है कि हाँ ये है कि आप इस तरह से बैठेंगी तो आप अपने साथ अब जिंदगी की अहमियत को बताएं कि लोग मिलियंस में खर्चा कर लेते हैं कि लाइफ सेव हो जाए, और यहाँ अल्लाह ने लाइफ दी हुई है तो शुक्रगुजारी के साथ उसको गुजारें। मतलब उनके प्रॉब्लम को उनके साथ डिस्कस ना करें, मतलब जिस प्रॉब्लम की वजह से हाँ राइट डिस्कस करने की जरूरत है, क्या कर सकते हैं उसके लिए आप। सही, ठीक है, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब एक सवाल मैं भी कुछ पूछना चाह रही हूँ। जी बोलिए। जैसे हम किसी एज में ज़ाहिर है हर बच्चे की बड़े की आदत पुख्ता हो जाती है, ठीक है, तो क्या हम किसी भी आदत को, ये जैसे लोनलीनेस के हवाले से ही बात करें अगर, कि क्या उस पुख्ता आदत को हम किस तरह से कम कर सकते हैं या उसको खत्म करवा सकते हैं या कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसी टिप्स या पॉइंट्स हैं? देखिए हैबिट्स तो खुद से बनाई जाती है ना, तो वो तो ब्रेक हो सकती हैं, और वो इस तरीके से ब्रेक हो सकती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी को खामोश रहने की आदत है तो उस पॉइंट पे आ जाएं, जो मैंने ड्यूरिंग लेक्चर भी कहा था कि उस पॉइंट पर आ जाएं कि किस वजह से जो ये खामोशी बनी। कोई बाय बर्थ खामोश नहीं होता, ठीक है ना, तो किस वजह से ये चीज हुई, ये बिहेवियर क्यों बना। तो फिर अगर टाइम ज्यादा गुजर चुका है तो उस अरसे को हम कैसे कवर कर सकते हैं? आप यानी कि देखें, खुद तो आप कोशिश कर सकती हैं, ऐसे सिलसिले में जो है किसी काउंसलर या साइकोथेरेपिस्ट से आप कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर उस पे भी वो तैयार ना हो तो फिर आप उनको रियलाइज कराएं कि देखिए आपकी ये प्रॉब्लम की वजह से, जो कि नॉर्मल नहीं दिख रहा, तो हम वरी कर रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। कोई और बहन भी सवाल पूछना चाहती हैं? डॉक्टर साहब एक ब्रीफ सा आप ये बता दीजिए कि काउंसलिंग किस तरह से इन चीजों को जैसे पूरा करती है या उसमें इफेक्टिव होती है? देखिए काउंसलर का काम जब जो इस तरह के इश्यूज में होते हैं तो वो क्लाइंट्स जो हैं वो वॉलंटरीली कभी नहीं आते और उनको लाया जाता है, या उनके लिए कोई उनका फैमिली मेंबर्स जो है वो बात करता है तो हम उसको गाइड करते हैं। अगर कोई आ भी जाता है कि हाँ भाई अब मैं तन्हा रहने लगी हूँ और मुझे जो है वो यानी कि मुझे कुछ मज़ा नहीं आता, मैं सही नहीं हूँ, या इस तरीके की कंप्लेन आती है, तो उसमें हमें आसानी हो जाती है, हम उसके रूट कॉज पर जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस दे करके उसको जो है फिर सॉल्यूशन की तरफ लेकर आते हैं। तो मेनली जो है काउंसलिंग कहें या साइकोथेरेपी जो है एक मोर टेक्निकल फील्ड है इस चीज़ को डील करने के लिए, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होती है इन चीज़ों के लिए। और फिर है कि आपको मैंने इतने सारे तरीके बताए हैं, तो खुद काउंसलर भी जो है वो गाइड करता है कि और उस तरीके से गाइड करता है कि उसकी पोटेंशियल देख के, मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ तो मैं पहले उसका गेज देखूंगी, उस हिसाब से बात करूंगी। मुझे ये नहीं है कि जिसको कुछ समझ ही ना आ रही है उसके सामने बहुत कुछ बोल दूं, और जिसको बहुत कुछ समझ आ रही है उसको मैं कुछ दूं ही ना,
तो ये मेरी कमजोरी होगी कि ये मैं नहीं प्रोवाइड कर पा रही। मगर बेस्ट काउंसलर वही होता है कि जो कि आपको अंडरस्टैंड करके आपके हिसाब से आपको गाइड करे और आपकी लाइफ की तरफ जो है आपको मोटिवेट करे। जी, तो ये काउंसलिंग के लिए कितने सेशन में एक पेशेंट कहना चाहिए या क्लाइंट कहना चाहिए कि आप उसको डील करती हैं? जी देखिए, यूँ तो डिपेंड करता है कि कितना क्लाइंट मोटिवेटेड है चीज़ों को एक्सेप्ट करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। मगर ये कभी 5 सेशंस भी हो जाते हैं, कभी 12 भी और कभी उससे ज़्यादा भी। सही, डिपेंड ऑन द कंडीशन। द कंडीशन एंड क्लाइंट एक्सेप्टेंस उसको कितनी। कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो हर चीज़ में बार बार आते हैं, कुछ हैं कि उनको समझने में देर लगती है, कुछ ऐसे हैं कि उनका इम्प्लीमेंटेशन के बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो इट डिपेंड्स अगेन। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी कहा कि घर वाले लेकर आते हैं, तो क्या अगर कोई नहीं आना चाहता तो क्या आपकी रीच है कि आप उन तक जा सकें या कुछ, या उन सबको आप ही के पास आना पड़ेगा? ये चीज जो है ना इतनी हेल्पफुल नहीं है कि कोई भी काउंसलर खुद से जाए। जब तक के वही बात है कि चलें, वो चले भी जाएं, बात भी कर लें, सब कुछ कर लें जैसे यहाँ के कल्चर में होता है। कल्चरली जो है काउंसलिंग का तरीका एक डिफरेंट है, मगर है कि जब अगर चला भी जाए कोई काउंसलर तो इसका मकसद है कि जो क्लाइंट है वो इतना विलिंग नहीं है अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। उसका आना इसीलिए जरूरी है कि उसकी विलिंगनेस शो करता है कि वो ट्रीटमेंट चाहता है। हाँ, यानी वो स्टेप अप कर रहे हैं तो फिर आप उसको लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, माशाल्लाह आपने इंफॉर्मेशन दी है, सॉल्यूशंस भी बताए हैं, टिप्स भी दिए हैं, और आप अपना ईमेल एक दफा शेयर भी कर देंगे इंशाल्लाह दोबारा से, ताकि जिन बहनों ने भी कोई कांटेक्ट करना है इन पर्सन के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए तो जरूर आपसे कांटेक्ट करें। और इंशाल्लाह हम आपके तजर्बे से, आपकी नॉलेज से इंशाल्लाह जरूर फायदा उठाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत हार्ट इश्यूज हैं आजकल के, किसी के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है और वो शेयर नहीं कर पा रहा है, तो यकीनन हम इसको बहुत अच्छे तरीके से लेंगे और हमें यकीन है कि सब बहनों ने आज के सेशन से बहुत फायदा उठाया होगा। डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह खैर, आपकी कीमती टाइम का आपने हमें बहुत मुफीद बातें बताई हैं। उम्मीद है हमारी बहनों को अपने अपने सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। जी जी, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। जी जज़ाकल्लाह खैर। बस मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी तमाम बहनों से कि अगर आप आइंदा भी इस तरह के कोई प्रोग्राम से शिरकत करना चाहती हैं तो हमें ईमेल करें socialservices@iknasisters.ca पर। हम आपको अपने प्रोग्राम से मुतालिक मालूमात फराहम करते रहेंगे। अब हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तमाम बहनों से दरख्वास्त है कि सब जो है दुआ में शरीक हों और अपने लिए भी दुआ करें और अपने आसपास जितने भी लोग हैं जो इस प्रॉब्लम में मुश्किल में हैं उन सब के लिए भी दुआ करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। तमाम बहनों का अस्सलाम वालेकुम।